हेलो एंड वेलकम टू आदित्य माइंडी क्लासेस। आज हम क्लास 9th के एसएसटी के हिस्ट्री के चैप्टर 1 करने जा रहे हैं और ये है फ्रेंच रेवोल्यूशन। और हम इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन whenever any new videos are uploaded. So let us begin the chapter. सबसे पहला है कि यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन है, वाई वॉज द बेस्टाइल हेटेड बाई ऑल। तो बेस्टाइल क्या था, सबसे पहले हम समझते हैं। बेस्टाइल जो था एक फोर्ट्रेस प्रिजन था, एक ऐसा प्रिजन जो फोर्ट था, जिसको राजा ने, फ्रेंच के राजा ने, किंग ने इसको एक प्रिजन के में कन्वर्ट कर दिया था, और जो भी उसको हेट करते थे उसको पकड़ के उसमें डाल दिया जाता था। और इस यही कारण है कि लोग जो थे इस बेस्टाइल को हेट करते थे, बिकॉज बेस्टाइल स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। मतलब क्या होता है कि जो भी राजा के खिलाफ जाता था, ऐसे लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था इस फोर्ट प्रिजन में, और इसीलिए इसको इसको लोग हेट करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज इन प्रैक्टिस इन फ्रांस इन 1789। तो कौन सा तरह का गवर्नमेंट था? तो ये था मोनार्की। ठीक है, मोनार्की मतलब राजा सिस्टम होता है जो कि वहां प्रैक्टिस किया जाता था। नेक्स्ट है, व्हेन डिड फ्रेंच रेवोल्यूशन ब्रेक। तो कब शुरू हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन? तो ये 14 जुलाई 1789 में हुआ था। व्हेन वाज द फोर्ट्रेस प्रिजन ऑफ बेस्टाइल डेमोलिश्ड। तो कुछ लोगों ने जो राजा के खिलाफ थे, जो वहां पे किंगशिप हटाना चाहते थे, ऐसे लोगों ने क्या किया, बेस्टाइल जो फोर्ट्रेस प्रिजन था उसको तोड़ दिया। तो कब तोड़ा था? 14 जुलाई 1789 को। एंड यही था एक तरह से बिगिनिंग ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। स्टेट एनी 3 पॉइंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल। व्हाट इज मेंट बाय द पीपल्स मिलिशिया। ठीक है, दो क्वेश्चन है यहाँ पे। एक तो कि जो बेस्टाइल था, फोर्ट्रेस प्रिजन था, कैद खाना था, उसको तोड़ना, जो लोगों ने तोड़ दिया था, उसका क्या इंपॉर्टेंस था। और पीपल्स मलेशिया क्या होता है? लोगों का आर्मी। ठीक है, पीपल्स मलेशिया बोलते हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल इज एज फॉलो। बेस्टाइल वाज अ सिंबल ऑफ ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब होता है किंग का क्रूरता का एक तरह से चिन्ह था, सिंबल था। जब भी कोई किंग के खिलाफ जाता था, जब भी कोई किंग आई मीन जो सिस्टम दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय किंग और थ्री ऑर्डर जो था उसके खिलाफ जाता था, उसको पकड़ के उसी बेस्टाइल में डाला जाता था। इसीलिए उसको सिंबल ऑफ ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब क्या होता है कि अपने मर्जी से रूल करना। ठीक है, द बेस्टाइल वाज हेटेड बाय ऑल बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। डेस्पोटिक मतलब होता है कि राजा का जो क्रूर रूप था, राजा का जो वो रूप जो कि लोग पसंद नहीं करते थे, वो रूप जिसमें कि लोगों को दबाया जाता था, ऐसे सिंबल था बेस्टाइल। ठीक है, द डेमोलिशन ऑफ दिस फोर्ट्रेस प्रिजन, फोर्ट्रेस प्रिजन मतलब किला जो कि प्रिजन में कन्वर्ट कर दिया गया था, सिंबलाइज द एंड ऑफ द एरा ऑफ डेस्पोटिज्म। तो राजा का जो क्रूरता का रूल था वो एक तरह से खत्म होना सिंबलाइज करता है। सेकेंड क्वेश्चन था, व्हाट वाज पीपल्स मिलिशिया। ये था आर्मी ऑफ कॉमन मैन। तो कुछ लोगों ने कॉमन मैन का आर्मी बनाया, और ये लोग जाके उस फोर्ट्रेस पे अटैक करते हैं, और अटैक करके उसको तोड़ के डेमोलिश कर देते हैं, और इसी को बोलते हैं स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिस्क्राइब द इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 इन फ्रांस। तो 1789 के मॉर्निंग में ऐसा क्या हुआ था वहां पे? देखो, सिटी ऑफ पेरिस वाज अलार्म्ड इन द मॉर्निंग ऑफ। तो वहां पे जो थोड़ा सा लोग जो थे बहुत ज़्यादा अलार्म हो गए थे मॉर्निंग में 1789 14 जुलाई को। क्यों क्यों इतना ज़्यादा अलार्म हो गए थे? क्योंकि किंग ने ट्रूप्स को ऑर्डर किया था कि वो सिटी में मूव कर जाए। क्योंकि किंग को लग रहा था कि शायद लोग जो हैं वो कुछ किंग के खिलाफ करें ना, इसकी वजह से आर्मी को भेज दिया गया था सिटी में फैल जाने के लिए। और फिर इतना ही नहीं, कुछ अफवाह फैला, र्यूमर स्प्रेड हुआ ऑल अराउंड दैट द किंग वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन। कि जो लोग उनको किंग को प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर जो आर्मी है, उनको ऑर्डर दिया जा सकता है कि आप लोगों के ऊपर फायर करो। और इसी डर से जो 7,000 मैन और वुमेन थे, वो टाउन हॉल जो होता है मेन इंपॉर्टेंट बिल्डिंग होता है कोई भी शहर का पुराने पुराने समय में, तो वहाँ पे लोगों वहाँ पे इकट्ठा हुए,
एंड उन्होंने, ये लोग जो थे 7,000 मैन और वुमेन, ये दे बिकम द पीपल्स मलेशिया, लोगों का आर्मी बना। दे ब्रोक इनटू द नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग एंड सर्च फॉर आर्म। तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारे गवर्नमेंट के जो ऑफिसेस थे, बिल्डिंग थे, उसको उन्होंने तोड़ा तोड़ के एंटर किया। क्यों एंटर किया? क्योंकि उनको हथियार चाहिए था, आर्म्स चाहिए था। फाइनली a group of several hundred people marched towards the eastern part of the city, जहाँ पे कि वो फोर्ट्रेस बेस्टाइल था, प्रिजन था, वहाँ पे गए, जो कि ईस्टर्न साइड ऑफ द सिटी ऑफ द पेरिस था, और वहाँ जाके उन्होंने उसको तोड़ दिया, ठीक है, उसको डेमोलिश कर दिया। तो यहाँ आपका कि 1489 में यही हुआ था कि लोग जो थे मूव किए ईस्टर्न पार्ट से, और वहाँ जाके उन्होंने उस फोर्ट्रेस प्रिजन को डेमोलिश कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अब हम पार्ट 2 पे आ रहे हैं। पार्ट 2 में हम देखेंगे क्या है, द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। तो ये तो खैर वो इंसिडेंट था हमने जो देखा, जो कि 14 जुलाई को हुआ था, लेकिन हम अब जाएंगे कि पहले क्या था, क्या कारण था लोग गुस्सा सामने आने के लिए। कुछ तो होगा जो लोग सड़कों पे आ गए थे और किंग के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। इतना ही नहीं, उन लोगों ने बहुत सारे पीपल्स मलेशिया बना लिया, बहुत सारे बिल्डिंग्स, ऑफिशियल बिल्डिंग्स में अटैक किया उन्होंने। फिर फाइनली उन्होंने जो फोर्ट्रेस किंग था, प्रिजन था, उस पर अटैक करके उसको डेमोलिश कर देते हैं। तो कुछ तो कारण होगा। तो हम बैकग्राउंड में जाते हैं और देखते हैं कैसे था, क्या कमी थी फ्रेंच सोसाइटी में जिससे कि लोग जो थे वो खुश नहीं थे, ठीक है। ये हम देखते हैं। इन हाउ मेनी स्टेट्स वाज द फ्रेंच सोसाइटी डिवाइडेड इन 18th सेंचुरी। सो 18th सेंचुरी मतलब 1700 से लेकर 1799 तक, ठीक है, इसको 18th सेंचुरी बोलते हैं हम। एक तो क्लर्जी, क्लर्जी मतलब चर्च और ऑफिशियल थे, चर्च के लोग। नोबल्टी मतलब किंग और लैंडेड क्लास के लोग थे। और स्मॉल बिजनेसमैन, पीजेंट्स, लैंडलेस लेबरर्स, आर्टिजन्स, ये जो थे थर्ड स्टेट था, ठीक है। सो 3 पार्ट में बटा हुआ, 3 स्टेट में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट में स्मॉल बिजनेसमैन, पीजेंट्स, लैंडलेस लेबरर्स, आर्टिसन वगैरह थे। नेक्स्ट है, विच डायनेस्टी वाज लुई 16 रिलेटेड टू। कौन सा लुई 16 कौन सा डायनेस्टी से बिलोंग करता था? जैसे आपको पता है, अकबर जो था मुगल रूलर था, मुगल डायनेस्टी से था, उसी तरह से ये बोरबॉन डायनेस्टी, ठीक है। क्वेश्चन 1 नंबर का आता है कि विच डायनेस्टी लुई 16 बिलोंग टू। तो बोरबॉन डायनेस्टी से था। टिस एंड टाइले, ठीक है, ये दो तरह के टैक्स होते थे। अब कि कौन कौन कलेक्ट करता, हम देखते हैं इसको। टिस कौन था? इट वाज अ टैक्स कलेक्टेड बाय फ्रॉम द फ्रेंच पीजेंट्स कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द केजी हो रहा है। 100 केजी अगर कोई भी पीजेंट्स प्रोड्यूस करा तो 10 केजी जो था वो ये ले लेते थे। कौन ले लेते थे? आपके चर्च के ऑफिसर्स ले लेते थे। उसके बाद जो दूसरा है ताइले जो था, ताइले जो था ये स्टेट कलेक्ट करता था। सो इट वाज अ टैक्स कलेक्टेड बाय स्टेट, दैट इज कॉल्ड ताइले, ठीक है। नेक्स्ट, हु रेफ्यूटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन राइट ऑफ द किंग। तो डिवाइन राइट ऑफ द किंग को मतलब एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। या देखो, फ्रांस में बहुत सारे फिलोसोफर आए। फिलोसोफर मतलब जिन्होंने हमें अच्छे चीज सिखाए, जैसे कि पॉलिटिकल राइट्स देना, लिबर्टी के बारे में। तो उसी में से एक फिलोसोफर था जॉन लॉक की, ठीक है। जॉन लॉक जो था ये मानता था कि जो राजा है वो भगवान का भेजा हुआ दूत नहीं है, और राजा जो मर्जी करे ऐसा कुछ नहीं होता है, उसके ऊपर भी रोक लगना चाहिए। सो वही क्वेश्चन है, हु रेफ्यूटेड, किसने अपोज किया था डिवाइन राइट ऑफ द किंग और एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। मोनार्क मतलब किंग होता है, मोनार्क मतलब किंग, ठीक है। तो किसने इसको अपोज किया? ने, ठीक है। हु रोट द बुक टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट। सो टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट किसने लिखा था? ये बुक का नाम है, ये बुक जॉन लॉक ने लिखा था, ठीक है। सो दोनों पॉइंट इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारा, हु इंजॉयड सर्टेन प्रिविलेज बाय बर्थ। सो हम देखते हैं फ्रेंच सोसाइटी में कुछ लोगों को बाय बर्थ कुछ प्रिविलेज या फैसिलिटीज मिलता था। प्रिविलेज मतलब फैसिलिटी होता है, तो कुछ फैसिलिटी मिला करता था उनको, और ये थे फर्स्ट टू स्टेट। फर्स्ट टू स्टेट को, फर्स्ट स्टेट मतलब होता है क्लर्जी और नोबल्टी, सेकंड स्टेट जो होता था, सेकंड स्टेट होता था वो नोबल्टी था। यानी ये क्लर्जी, क्लर्जी मतलब हो गया कि चर्च और चर्च के ऑफिशियल को कुछ फैसिलिटी, प्रिविलेज मिलता था,
और इवन नोबेलिटी को भी कुछ प्रिविलेज मिलता था। हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में क्या क्या प्रिविलेज और फैसिलिटी मिला करता था। हु रोट द स्पिरिट ऑफ लॉ? सो ये एक बुक है स्पिरिट ऑफ लॉ, द स्पिरिट ऑफ लॉ, ये मॉन्टेस्क्यू ने लिखा था। ठीक है, किसने लिखा था? मॉन्टेस्क्यू ने। The 18th century witnessed the emergence of which social groups in France? So middle class. एक्चुअली हमने पहले देखा था कि फर्स्ट स्टेट था सबसे ऊपर, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में चर्च और चर्च के ऑफिशियल आते थे, सेकेंड स्टेट में नोबल्टी, किंग वगैरह और लैंडेड क्लास के लोग आते थे, और थर्ड में बाकी सारे लोग थे। पुअर लोग जो थे उनको थर्ड स्टेट में डाला गया था। लेकिन इस थर्ड स्टेट में कुछ लोग जो थे प्रॉस्परस हो गए, धनी हुए, ट्रेड की वजह से, एजुकेशन की वजह से, और भी बहुत सारे बिजनेस की वजह से ये लोग थोड़ा सा पहले से बेटर हो गए, प्रॉस्परस हो गए। ग्रुप बोलते हैं जो कि इमर्ज हुआ, और इन लोग मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे स्पेशली फ्रेंच रेवोल्यूशन में, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे कि इन्हें भी वो सारे डिस्क्रिमिनेशन फेस कर, वो सारे भेदभाव फेस करना पड़े जो कि थर्ड क्लास के, थर्ड स्टेट के लोग फेस करते थे पहले। ठीक है, इन विच बुक हैज प्रपोज्ड डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट? तो स्पिरिट ऑफ लॉ जो मॉन्टेस्क्यू ने लिखा था, उसमें उसने बोला था कि पावर को बांट दो, पावर को एक इंडिविजुअल के हाथ में कंसंट्रेट होने ना दो, क्योंकि जब भी पावर एक इंडिविजुअल के हाथ में कंसंट्रेट होता है वो ऑटोक्रेटिक बन जाता है। तो इसलिए अगर पावर को हम बांट देते हैं, किसके बीच में बांटना है? लेजिस्लेचर, जो हम देखते हैं कि अमेरिकन रेवोल्यूशन जब हुआ उसके बाद वहां कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, तो इस तरह से पावर हुआ वहां पे। ठीक है, सो हम देखते हैं नेक्स्ट, व्हाट डिड द मिडिल क्लास प्ले इन द ब्रिंगिंग अबाउट द सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज? मैंने अभी बताया मिडिल क्लास मतलब वो होते थे कि जो थर्ड स्टेट में कुछ लोग पहले के मुकाबले बेटर हो गए। किस मामले में बेटर हो गए? वेल्थ में, पैसा, धन संपत्ति आया उनके पास, एजुकेशन आया, प्रोफेशनल डिग्री आया। तो ये सब आने के बाद उन लोग नहीं चाहते थे कि उनको वही ट्रीटमेंट मिले जो पहले थर्ड स्टेट के लोगों को मिलता था। उन लोग जो नोबेलिटी या क्लर्जी को प्रिविलेज मिलता था, एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलता था, जैसे टैक्स नहीं देना है, ये सब फैसिलिटी जो मिलता था, उस फैसिलिटी को नहीं चाहते थे कि उनको मिले। वो चाहते थे हर आदमी को उसके टैलेंट के, उसके मेरिट के बेसिस पे उन्हें पोजीशन सोसाइटी में प्रोवाइड हो। देखो, इन 18th सेंचुरी मिडिल क्लास ब्रॉट मेनी चेंजेस इन द सोशियो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ फ्रांस। सोसाइटी और इकोनॉमिक लाइफ में चेंज लाए। दिस क्लास बिलीव दैट नो ग्रुप शुड हैव प्रिविलेज। किसी को जस्ट बाई बर्थ प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। एक राजा का लड़का भले पागल क्यों नहीं हो, वो सारे फैसिलिटी इंजॉय करता है जैसे कि राजकुमार इंजॉय करता है। और यहाँ पे अगर मान लो थर्ड स्टेट के लोग हैं जो कि इवन दो इंटेलिजेंट हैं कुछ, उनको उनको वो सारे किसी भी तरह का फैसिलिटी नहीं मिलेगा। तो इनका मानना था कि बाय बर्थ नहीं होना चाहिए, टैलेंट के बेसिस पे लोगों को सोसाइटी में पोजीशन मिलना चाहिए। तो पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड अपॉन हिज मेरिट। जितना टैलेंटेड है, चाहे कोई भी स्टेट का क्यों ना हो, अगर वो टैलेंटेड है तो उसे फैसिलिटी मिलना चाहिए। तो सोसाइटी शुड बी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। तो ये मानते थे कि हर आदमी को फ्रीडम मिलना चाहिए, लॉ सबको इक्वली अप्लाई करे, और इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। द गवर्नमेंट शुड बी बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये रूसो का थ्योरी है। रूसो मानता था कि देयर शुड बी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट, और जिस तरह से लोग चाहते हैं उसके हिसाब से जो गवर्नमेंट है रूल करे, ना कि अपना मर्जी से रूल करे। सो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है जो रूसो था। तो ये भी एक फिलोसफर था जो कि थर्ड स्टेट में अपर सेक्शन में क्लास की बात करते हैं हम। एक्सप्लेन एनी 5 इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फ्रांस दैट लेड टू रेवोल्यूशन। तो क्या इकोनॉमिक कंडीशन था? इकोनॉमिक तो पैसे से रिलेटेड, ऐसा क्या क्या प्रॉब्लम था वहां पे जिसकी वजह से हम देखते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन विच लेड टू रेवोल्यूशन वर एज फॉलोज। क्या था पहला पॉइंट? लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार एंड कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। देखो, एक तो था कि फ्रांस जो था, एक फ्रांस अमेरिका में, आपको पता है अमेरिका जो है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, ये पहले यहाँ पे इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन का 13 कॉलोनीज थे। 13 कॉलोनीज थे,
और उस पे, और जैसे इंडिया एक कॉलोनी था, उसी तरह से गुलाम देश जिसको बोलते हैं, ब्रिटिश के 13 कॉलोनीज थे। इन कॉलोनी में ब्रिटिश रूल करता था, लेकिन ब्रिटेन और आपका फ्रांस में पहले से ही राइवलरी था, झगड़ा था। तो लेकिन फ्रांस ब्रिटेन को डायरेक्ट नहीं हरा सकता था, तो क्या करता था, जो भी ब्रिटिश के कॉलोनी थे नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में, उनको हेल्प करता था। वो ब्रिटेन से लड़े और लड़के अपने आप को फ्री करवाए। इसमें ब्रिटिश फ्रांस का बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता था। वही यहाँ लिखा हुआ, लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर। एंड जो राजा का कोर्ट था उसको मेंटेन करना भी बहुत खर्चीला था, बहुत ज्यादा पैसा लगता था। ये दोनों कारण की वजह से जो फ्रांस का ट्रेजरी था, खजाना था, वो धीरे धीरे खत्म होने लगा था। ठीक है। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस, अब टैक्स बढ़ाना था। ठीक है। लेकिन एक चीज ये था कि टैक्स जो था बढ़ाने का पावर सिर्फ किंग के पास नहीं था। अगर किंग को टैक्स बढ़ाना है तो किंग को स्टेट जनरल का मीटिंग बुलाना, थर्ड, ठीक है, स्टेट जनरल एक ऑर्गेनाइजेशन था, एक सभा था, उसको बुलाना था। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, मोर ओवर द फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स एंड ओनली द मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट पेड टैक्सेस। अब इतना खर्चा था, उसके बाद भी सिर्फ थर्ड स्टेट टैक्स पे करता था। सेकेंड और क्लर्जी और नोबल्टी, उनको किसी भी तरह टैक्स देने की जरूरत नहीं थी। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस ग्रू रैपिडली विच लेड टू रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड गेन्स विच वाज नॉट फुलफिल्ड। दूसरी बात है कि धीरे धीरे फ्रांस का पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गया, तो फूड प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए ना, लोगों को फीड करने के लिए, लोगों को खिलाने के लिए, लेकिन फूड प्रोडक्शन उस रेट में नहीं इंक्रीज हुआ। इसकी वजह से हर चीज का दाम बढ़ना शुरू हो गया। लोगों का वेज तो बढ़ा, लेकिन उस रेट में नहीं बढ़ा जिस रेट में एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइस बढ़े। और इसकी वजह से एक्सटेंस क्राइसिस होना शुरू हो गया, यानी जीने खाने का भी अब लोगों का परेशानी होने लगा। सो इसको सब्सिस्टेंस क्राइसिस अगर आता है तो हम ये आंसर लिख सकते हैं। और अगर ये पूछा जाता है व्हाट वाज द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फ्रांस दैट लेड टू फ्रेंच रेवोल्यूशन, सो इवन दिस कैन बी, ये लिखा जा सकता है। ठीक है। हाउ वाज द टैक्सेशन पॉलिसी रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेंच रेवोल्यूशन। सो टैक्सेशन, हमने बताया था आपको कि टैक्सेशन जो पॉलिसी सही नहीं था। सही क्यों नहीं था? क्योंकि सबके ऊपर इक्वली टैक्स नहीं लगाया जाता था। फर्स्ट और सेकंड स्टेट जो थे उनको टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। ऑन द अदर हैंड पीजेंट्स हैड टू पे डबल टैक्सेस। कौन सा? एक तो तिस्सा और टाइले था। तिस जो टच दैट इज पे डायरेक्टली टू स्टेट, तो स्टेट भी टैक्स लेता था। इसके बाद दिस डिस्पैरिटी या इनइक्वालिटी इन पेइंग टैक्सेस एडेड फ्यूल टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो पहले से लोग परेशान थे, फिर उनको लगा कि हम ही टैक्स दे रहे हैं, बाकी ये लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं, इससे भी उनके अंदर और गुस्सा बढ़ना शुरू हो गया। तो नेक्स्ट आता है सब्सिस्टेंस क्राइसिस। क्या था? मैंने आपको बताया था कि फ्रांस में ओल्ड रेजिम मतलब होता है कि 1789 से पहले जो फ्रांस में इंस्टीट्यूशन थे, सोसाइटी था, 3 स्टेट्स थे, किंग वगैरह थे, इन सब चीजों को हम क्या बोलते हैं? ऑल दिस थिंग पुट टुगेदर वर कॉल्ड ओल्ड रेजिम। अब इट वाज एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड वर एंडेंजर। लोगों का बेसिक नीड, बेसिक खाना, ये भी मिलना कम होने लगा, क्योंकि अब पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ा। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि 23 मिलियन से 28 मिलियन हो गया पॉपुलेशन। ठीक है। और जब लोग ज़्यादा हो तो खाना भी ज़्यादा डिमांड करेंगे, फूड गेन ज़्यादा डिमांड होगा, लेकिन उस रेट में फूड गेन का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, और इसकी वजह से मार्केट में जो फूड ग्रेन थे कम पहुंचने लगे और प्राइस बढ़ना शुरू हो गया। तो जो लोग पहले मिडिल क्लास थे वो अब गरीब होने लगे, जो गरीब थे वो भूखे मरने लगे। ठीक है। और जब भी खराब हार्वेस्ट होता था, मान लो फसल खराब हो गया किसी भी कारण से, बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से, तो उस समय लोगों का कंडीशन बेहतर होना शुरू हो गया था, चीज़ों का दाम बढ़ना शुरू हो गया था। और इस तरह से ये सब चीज़ को हम बोलते हैं सबसिस्टेंस। पहले भी बार हुआ था, ऐसे बात नहीं था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। क्या अलग था? कि इस बार जब हुआ तो मिडिल क्लास ने उसका जिम्मेदारी लिया। उनका मिडिल क्लास जो एजुकेटेड लोग थे, प्रोफेशनल थे, बिजनेस क्लास के लोग थे, ट्रेडर्स थे, इन लोगों को लगा कि ये गलत हो रहा है।
और इसकी वजह से, क्योंकि रिच लोगों के पास कोई कमी नहीं थी, चाहे कितना भी प्राइस बढ़ जाए वो तो खरीद के खा सकते हैं, बट व्हाट अबाउट द पुअर पीपल। तो रेवोल्यूशन होने का कारण था, पहले भी ऐसा हुआ था, लेकिन जो थर्ड स्टेट था उतना डेवलप नहीं था, उतना प्रॉस्परस रिच धनी नहीं था, लेकिन अब वो धनी हो गए थे, अब उन्होंने आवाज उठाना शुरू कर दिया, एंड ये सब के कारण की वजह से फाइनली फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। नेक्स्ट है मिडिल क्लास इन 3 पॉइंट हमें एक्सप्लेन करना है। मिडिल क्लास मैंने बताया था आपको, मैंने बताया था कि 3 पार्ट में बटा हुआ था, ठीक है। और सबसे ऊपर क्लर्जी थे, फिर नोबलिटी था, फिर थर्ड स्टेट थे। इसके अंदर सबसे ऊपर के जो पार्ट थे ना उनको मिडिल क्लास बोलते हैं। मिडिल क्लास मतलब जो रिच है, प्रॉस्परस, पीजेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, ये लोग जो थे प्रोफेशनल थे, इनको हम मिडिल क्लास बोलते हैं, ठीक है। मिडिल क्लास वाज ए सोशल ग्रुप दैट had earned their wealth through overseas trade and manufacture of goods. It also included professionals like lawyer, ठीक है। तो मिडिल क्लास कौन थे? वो थे जिन्होंने ट्रेड की वजह से, दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड की वजह से बहुत धन कमाया था। इसमें लॉयर वगैरह भी थे जो कि धनी थे, ठीक है। सो और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल, जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव में काम करते थे, ऐसे लोग भी धनी थे। सो ये दे बिकम द पार्ट ऑफ मिडिल क्लास, दे वर एजुकेटेड। अब देखो इसमें खासियत क्या था कि ये पढ़े लिखे थे, जिन्हें इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन अच्छा नहीं लगता था। बिलीव दैट नो ग्रुप इन द सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज बाय बर्थ, कि किसी को सिर्फ बर्थ के बेसिस पे फैसिलिटी या प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। अगर कोई फैसिलिटी मिल रहा है तो उसके मेरिट के बेसिस मिलना चाहिए, अगर कोई सोशल पोजीशन मिल रहा है तो उसके मेरिट के बेसिस पे, उसके अंदर टैलेंट स्किल है तो मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी क्लास का क्यों। दे बिलीव दैट सोसाइटी शुड बी बेस्ड अपॉन फ्रीडम एंड हैव इक्वल लॉज। तो लोगों को फ्रीडम मिलना चाहिए, हर आदमी को फ्रीडम मिलना चाहिए, यानी कि सिर्फ फर्स्ट और सेकंड स्टेट को। इक्वल लॉ होना चाहिए, दैट शुड अप्लाई टू एवरीबडी इक्वली, एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू एवरीबडी। सो दिस वाज द मिडिल क्लास, जो कि 18 सेंचुरी में हम देखते हैं कि वो इमर्ज हुए, ठीक है। फिलोसोफर इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन 17। फिलोसोफर मतलब होता है कि वो लोग जो पढ़े लिखे लोग, जो दूसरों को एक विजन दिखाते थे, एक सोच अपना लेके आते थे लोगों के सामने, जो कि आमतौर पे लोगों के बेटरमेंट के लिए होता था। तो इसमें हम 3 फिलोसोफर, लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू के बारे में पढ़ेंगे, और इन्होंने क्या क्या बोला था उसके बारे में हम देखेंगे, इन्होंने क्या क्या मार्गदर्शन दिया था। जॉन लॉक जो था, जिसने कि हमने ऊपर पढ़ा है टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट दिया था, लिखा था, इसने बोला था कि डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क नहीं होना चाहिए। राजा का जो है भगवान का भेजा हुआ दूत है अर्थ पे, और जो बोल रहा है वो सही है, ये चीज को उसने क्रिटिसाइज किया था, इसको बोला था गलत है। रूसो जो था उसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा था, और इसमें ये बोला था कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट जो है दैट्स अपन सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लोग जो बोले उसके हिसाब से राजा रूल करना चाहिए, ना कि अपनी मर्जी से, ठीक है। अगर मान लो राजा जो है लोगों के कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे रूल नहीं करता, तो ऐसे राजा को हटाने का अधिकार भी दिया गया था, ठीक है। मॉन्टेस्क्यू जो था, जिसने स्पिरिट ऑफ लॉ लिखा था, इसने ये बात करता है कि पावर को डिवाइड कर दो, पावर को एक साथ नहीं रहने दो, पावर एक साथ होता है तो उसको मिसयूज होगा, इसलिए उसने ये बोला था कि पावर नीड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। लेजिस्लेचर को कुछ पावर दे दो, एग्जीक्यूटिव को दे दो, और जुडिशरी को दे दो, इस तरह से पावर बढ़ जाएगा, तो फिर देयर विल बी लेस चांस ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कॉमन मैन, ठीक है। तो ये फिलोसफर का आइडिया था। नेक्स्ट है हाउ वाज द फ्रेंच सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड, सोसाइटी एंजॉय। तो inequality that existed in France society in regime, old regime मतलब होता है 1789 से पहले जो फ्रांस का सोशल इकोनॉमिक सिस्टम था, पॉलिटिकल सिस्टम था, उसको हम ओल्ड रेजिम बोलते हैं, क्योंकि कॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। तो फर्स्ट था कि सोसाइटी जो था 3 पार्ट में बटा हुआ था, आपको बता चुका हूँ इसके बारे में, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट। और थर्ड स्टेट जो था उसमें बिजनेसमैन थे, ट्रेडर्स थे, मर्चेंट थे, आर्टिसन थे, पीजेंट थे, सर्वेंट थे, ये सारे आते थे। द मेंबर ऑफ फर्स्ट 2 स्टेट्स एंजॉय सर्टेन प्रिविलेज। क्या था? दे मोस्टली इंपॉर्टेंट प्रिविलेज जो था कि दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट, उन्हें टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो लोग जो थे वो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के थे। द नोबल्स फर्दर एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेज। अब नोबल जो थे, नोबल मतलब लैंडेड क्लास के लोग, इन लोग किसानों से ड्यू कलेक्ट कर सकते थे। तो कॉमन मैन को सिर्फ स्टेट को नहीं, चर्च को नहीं, बल्कि फ्यूडल लॉर्ड्स को भी
देना पड़ता था टैक्स के फॉर्म में, ठीक है। तो चर्च जो था वो भी टैक्स कलेक्ट करता था, और उसके बाद स्टेट भी टैक्स कलेक्ट करता था। इस तरह से यानी कि बहुत ज़्यादा बर्डन था थर्ड स्टेट के ऊपर विथ रिगार्ड टू टैक्सेस, ठीक है। और उसके इसलिए वो लोग जो थे दे वर नॉट हैप्पी और नॉट सेटिस्फाइड विद द सिस्टम दैट वाज प्रिवेलिंग देयर। सो द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। सो अब हम यहाँ देख रहे हैं किस तरह से रेवोल्यूशन शुरू होता है, क्या क्या होता है उसके अंदर। सो व्हाट डिड द पर्सन टॉकिंग टेकिंग ओथ एट द टेनिस कोर्ट प्रॉमिस टू डू। सो जो लोगों ने टेनिस कोर्ट में शपथ ली थी, उन्होंने क्या प्रॉमिस किया था करने के लिए। अब देखो टेनिस कोर्ट क्या है, कौन लोग टेनिस कोर्ट में गए थे, ये सब हम आगे समझेंगे। सो यहाँ पे टेनिस कोर्ट जो है, जहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ था कि जिन्होंने किंग को हटाया था, हटाने के बाद सो हम सो द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। सो इसमें हम देखते हैं पहला कि व्हाट डिड द पर्सन टेकिंग ओथ एट टेनिस कोर्ट प्रॉमिस टू डू। सो जो लोग टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुआ तो उन्होंने क्या प्रॉमिस किया था फ्रेंच के लोगों को देने, फ्रांस के लोगों को देने के लिए। दे स्वोर्न not to disperse till they had drafted the constitution for the France that limit the power of the monarch। सो मेन उनका जो पर्पस था वहां पहुंचने का कि किस तरह से किंग का पावर को लिमिट करना है, किंग का पावर जो है उसको कम करना है, ये उनका ये था। और वो तब तक वहां से नहीं हटेंगे जब तक कि वो वहां का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द किंग एट द टाइम ऑफ हु वाज द किंग एट द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन। जो जब फ्रेंच रेवोल्यूशन होता उस समय उसका राजा कौन था वहां का। तो लुई 16 जो था 1789 में राजा था फ्रांस का। उसके बाद नेक्स्ट है विच सेक्शन ऑफ फ्रेंच सोसाइटी was forced to give up their power after the French Revolution। सो एक्चुअली ये जो रेवोल्यूशन था वो थर्ड स्टेट के लोगों ने किया था। तो मोनार्की राजा लोगों ने अपना पावर गिव अप किया, नोबेलिटी और चर्च के लोगों का पावर रिड्यूस कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है हु इन फ्रांस वाज गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन। सो वहाँ पे एक्टिव और पैसिव सिटीजन का कंसेप्ट डेवलप हुआ। एक्टिव सिटीजन मतलब होता है जिनको ये वोट देने का अधिकार था, ठीक है। सो ओनली मेन एबव 25, एक तो 25 ईयर का होना चाहिए या उससे ऊपर। हु पेड इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ देयर लेबर। 3 दिन का जो लेबर, जैसे मान लो कि एक आदमी 1 month में, तो 3 days का कितना हो गया, सॉरी अगर 1 month में अगर वो 30 रुपीज अर्न करता है तो 3 रुपीज टैक्स देना पड़ेगा। 3 days का लेबर अगर वो टैक्स देता है देन दैट पर्सन बिकम एक्टिव सिटीजन, ठीक है। अब नेक्स्ट है विच टर्म वाज इन फ्रांस फॉर द न्यूली इलेक्टेड असेंबली इन 1791। तो 1791 में वहाँ पर पार्लियामेंट फॉर्म हुआ, उसको हम नेशनल असेंबली बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, नेशनल असेंबली, ठीक है। नेम द पैम्पलेट रिटन बाय एबीसीएस, जो एक पैम्पलेट पब्लिश किया था उसका नाम था व्हाट इज द थर्ड स्टेट। तो 1 नंबर क्वेश्चन ये भी आता है करना है कि व्हाट इज द थर्ड स्टेट किसने लिखा था, एबीसीए ने ये पैम्पलेट लिखा था। वुमेन डिसअपॉइंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। तो 1791 में जो रेवोल्यूशनरी थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था फ्रांस का, राजा पावर को लिमिट करके। और लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन जो थी वहां की वो संतुष्ट नहीं थी, दे वर नॉट हैप्पी विद द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों नहीं क्या कारण था, वुमेन वर डिनाइड एंट्री टू असेंबली एंड द वोटिंग राइट टू द नेशनल असेंबली, देयरफॉर दे वर डिसअपॉइंटेड। एक तो उनको नेशनल असेंबली में एंट्री नहीं था, पहली बात है ये। दूसरा जो था कि उनको राइट टू वोट नहीं दिया गया था। सो इस दो कारण की वजह से वुमेन जो थी वो इवन आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन women did not get equal political right, that is right to vote and also enter into the assembly, ये नहीं था उनको। so that is the reason why they were disappointed। who were given the status of active citizen। active citizen किसको था, मैंने बताया था अभी कि जो लोग 25 साल के ऊपर थे उनको, और जो 3 days ऑफ लेबर एज ए टैक्स देते थे उनको मिला था। नेक्स्ट है हु रोड द बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जो रूसो ने लिखा था
सो 1 मार्क का क्वेश्चन है, इन विच बुक डिड रूसो मेंशन द आइडिया ऑफ वन पर्सन वन वोट। सो जो बुक रूसो ने लिखा था जिसका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इस बुक में उसने मेंशन किया है कि हर एक पर्सन का वोट जो है उसका वैल्यू एक ही होगा। दैट इज who was entitled to vote in the French as per the Constitution of 1791 framed by the National Assembly, state any three rights given to the people by this Constitution। तो किसको राइट टू वोट मिला 1791 में, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उस कॉन्स्टिट्यूशन में किसको राइट टू वोट मिला था वो देखते हैं, और क्या राइट मिला था लोगों को वहां पे वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस फ्रेम्ड बाय नेशनल असेंबली, सिटीजन डिड नॉट हैव राइट टू ऑल द सिटीजन डिड नॉट हैव राइट टू वोट, ओनली मेन, सिर्फ मेन को मिला था, वुमेन को नहीं मिला था। 25 साल एबव 25 ईयर्स ऑफ एज, जो कि 3 दिन के 3 डेज ऑफ देयर लेबर वेज जो थे टैक्स पे करते थे, ऐसे लोगों को राइट टू वोट मिलती है। मैंने पहले बता चुका हूँ। 3 राइट्स जो मिलते थे, राइट टू लाइफ, यानी कि लोगों का लाइफ को कोई नहीं छीन सकता है, किसी को फांसी नहीं दिया जा सकता है। फ्रीडम टू स्पीच, यहाँ बोलने का अधिकार दे दिया गया था। एंड फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड इक्वालिटी ऑफ लॉ, एवरीबडी विल बी इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। लॉ कानून के सामने सब कोई बराबर है, चाहे वो नोबल्टी हो, क्लर्जी हो, सब कुछ। और फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, हर आदमी अपना ओपिनियन रख सकता है, ये राइट है। ये 3 राइट जो मिला था वहां पे लोगों को। नेक्स्ट है the night of 4th August 1789, the decree was passed by French National Assembly, described 3 main changes brought down by the decree। डिक्री मतलब ऐलान होता है, डिक्री मतलब ऑर्डर होता है। तो नेशनल असेंबली यानी कि वहाँ का पार्लियामेंट, उसने जो नया पार्लियामेंट बना था, राजा को साइड लैंड का पावर को लिमिट करके, उस नेशनल असेंबली ने 3 चेंजेस लेके आए थे अपने डिक्री से। वो क्या क्या था? On the night of 4th August 1789, the French National Assembly passed a decree। डिक्री मतलब ऑर्डर, ठीक है। क्या क्या था? एक तो था, इट पास्ड अ डिक्री अबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस। आपको पता है फ्यूडल लॉर्ड जो थे, फ्यूडल लॉर्ड मतलब जो जमींदार वहां के थे, उन लोग टैक्स कलेक्ट करते थे पीजेंट से। सो दैट वाज ऑब्लिगेशन जो था पीजेंट्स का, फ्यूडल लॉर्ड के लिए टैक्स देना, ड्यूज देना, ठीक है। दूसरा, मेंबर ऑफ क्लर्जी टू वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेज। तो पहले क्लर्जी जो थे उनको भी कुछ प्रिविलेज था, वो भी कुछ टैक्सेस कलेक्ट कर सकते थे पीजेंट से, वो भी खत्म कर दिया गया। 30 वर एबोलिश्ड एंड लैंड ओन्ड बाय चर्चेज वर कॉन्फिस्केटेड। 30 जो था वो टैक्स था जो चर्च कलेक्ट करता था, उसको खत्म कर दिया गया। और जो भी जमीन या लैंड चर्च के पास था उसको उनसे छीन लिया गया और अलग गरीबों को बांट दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ वर एंशिएंट रेजिम एंड इट्स क्राइसिस रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेवोल्यूशन ऑफ 1789। सो 1789 इन फ्रांस। तो मैंने आपको बताया कि जो ओल्ड रेजिम क्या था। ओल्ड रेजिम मतलब वो सारे सिस्टम, क्लर्जी, नोबल्टी, जो प्रिविलेज इंजॉय करते थे, नोबल्टी और क्लर्जी, ये सारे वहाँ का कोर्ट वगैरह, जो 1789 से पहले जितने भी सारे पॉलिटिकल या सोशल टीम कैसे रिस्पॉन्सिबल था फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए। इन द फ्रांस इन फ्रांस एंशिएंट रेजिम इनइक्वालिटी एग्जिस्टेड इन सोसाइटी विच बिकेम द कॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। इनइक्वालिटी में आपको पता है ना कि सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग ही टैक्स दे सकते थे। फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग बहुत सारे प्रिविलेज इंजॉय करते थे, फैसिलिटी इंजॉय करते थे, जो कि थर्ड क्लास पे थर्ड स्टेट के लोगों को नहीं मिलता था। सो इस तरह से देयर वाज इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। दूसरा, द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स। कौन कौन सा था आपको पता है? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेट। और 2 स्टेट जो थे कुछ प्रिविलेज इंजॉय करते थे जस्ट बाई बर्थ। बाई बर्थ मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कोई भी इसका जन्म होता है क्लर्जी नोबल्टी में, तो उसे ऑटोमेटिकली ही विल एंजॉय सर्टेन प्रिविलेज। और इवन अगर उसको टैलेंट है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर कोई जन्म लेता है थर्ड स्टेट में तो उसे कोई प्रिविलेज नहीं मिलता था, चाहे वो कितना भी मेरिटोरियस क्यों ना हो, कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो। Clergy and nobility and church were the member of the first 2 states. They extracted feudal dues. जो फ्यूडल लॉर्ड थे, जमींदार थे, वो किसानों से फ्यूडल ड्यूज कलेक्ट करते थे। तिस फ्रॉम द पीजेंट्स हु बिलोंग टू थर्ड स्टेट। तो तिस जो था दैट इज टैक्स कलेक्टेड बाई चर्च, तो ये भी वो करते थे। ओल्ड रेजिम मैंने बताया भी क्या होता है, थर्ड स्टेट दैट पेड और टैक्सेस। देखो जो जो पुराना
उन्होंने कोई भी कोशिश नहीं करी। इंस्टेड दे स्पेंड ह्यूज सम ऑफ मनी ऑन मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एंड लार्ज आर्मी। आर्मी को मेंटेन करने में सारे पैसा स्पेंड करते थे, कोर्ट को मेंटेन करने में, कोर्ट में जो खर्चा था उसके लिए। सो इससे जो था जो थर्ड स्टेट के लोग जो थे खुश नहीं थे। दिस इनइक्वालिटी एग्जिस्टेड इन ओल्ड रेजिम एंड बिकेम कॉज ऑफ, यही इनइक्वालिटी जो था टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और ये सब चीज दैट फाइनली लेड टू फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गिव रीजन फॉर द वॉकआउट फ्रॉम द असेंबली ऑफ स्टेट जनरल by the member of third state on 5th May 1789। मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन के बारे में। What two steps were taken by the member of third state after walkout? देखो क्या हुआ कि आपको पता है कि फ्रांस में जो था टैक्स लगाने का, किंग डिड नॉट हैव टैक्सेस ऑन हिज ओन। राजा अपनी मर्जी से टैक्स नहीं लगा सकता। अगर टैक्स लगाना तो उसे स्टेट जनरल, ये जो है स्टेट जनरल, इसका मीटिंग बुलाना होता था। और इस मीटिंग में 300 प्लस 300 और प्लस 600, सो 1200 मेंबर होते थे। ये 300 जो थे क्लर्जी के थे, ये 300 नोबल्टी के थे सेकेंड स्टेट के, और ये तो थर्ड स्टेट के मेंबर थे। तो इस तरह से ये स्टेट जनरली बुलाना, समन करना होता था किंग को, और ओनली आफ्टर वोटिंग टैक्स विल बी इम्पोज्ड और इंक्रीज्ड। ठीक है, सो हम देखते हैं इसका क्या इंपॉर्टेंस हुआ, कैसे क्या ये जो टैक्स सिस्टम था वो फर्दर किस तरह से लोगों का प्रॉब्लम को एग्रेवेट किया। ऑन 5th May 1789 द मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट्स डिमांडेड दैट वोटिंग शुड बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज ए होल वर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट। देखो यहाँ पे क्या था, पहले क्या था ना कि एक वोट क्लर्जी देता था, एक वोट नोबल्टी, और तीसरा वोट जो थे ये दे देते हैं। हालांकि ये 600 मेंबर थे, बल्कि एक ही वोट था उनका। तो कोई भी बिल अगर पास कराना होता तो इन लोग दोनों अगर दो सपोर्ट करते थे ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा, और टैक्स इनको देना नहीं होता था। टैक्स का बर्डन सिर्फ थर्ड स्टेट पे आता था, तो ये लोग सपोर्ट करेंगे तो वो पास हो जाएगा और टैक्स इम्पोज होगा। लेकिन अब जो है थर्ड स्टेट के लोग जो थे पहले के मुकाबले प्रॉस्परस हो गए थे, पहले के मुकाबले धनी हो गए थे, एजुकेटेड थे। अब ये इन्होंने डिमांड करने लगा कि ऐसे वोटिंग नहीं होगा। कैसे वोटिंग होगा? हर स्टेट के हर मेंबर एक एक वोट देगा, यानी 300 वोट ये देंगे, 300 ये देंगे और 600 ये देंगे, इस तरह से वोटिंग हुआ। ठीक है, सो दिस वाज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसफर लाइक रूसो इन हिज बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो सोच था, ये जो फिलोसफी था कि हर एवरी पर्सन शुड बी गिवन राइट टू वोट और एवरी वोट वुड हैव वन वैल्यू, ये किसने दिया था? रूसो ने दिया था। तो एक नंबर क्वेश्चन आ सकता है ये। लुई 16 जो उस समय वहां का राजा था, wanted that voting rights should be held as it was held in the past. Each state should have one vote. हर स्टेट एक एक वोट देगा। When the king rejected the proposal, क्या proposal था कि everybody जितने मेंबर हैं 1200 मेंबर हैं टोटल, सो 1200 मेंबर का जो वोट होगा हर इंडिविजुअल हर मेंबर एक एक वोट देगा। सो देयर विल बी 1200 वोट विल बी कास्ट इन द असेंबली। लेकिन और इससे फायदा किसको था? आई मीन थर्ड स्टेट को, क्योंकि 600 वोट तो थर्ड स्टेट का आ ही जाता, और एक दो अगर इससे भी सपोर्ट कर देते तो 2 और ऐड होता तो ऑटोमेटिकली मेजोरिटी हो जाता, तो ये लोग जीत जाते और वोट और टैक्सेस इंपोज करने नहीं देते। When the king rejected the proposal, the member of the third state walked out of the assembly in protest. तो ये थर्ड स्टेट के लोग थे ना, वहां से वॉकआउट कर गए, और वही वहां से टेनिस कोर्ट में गए, और उन्होंने वहां पे डिसाइड किया कि अब जो टेनिस कोर्ट में जो लोग जो इकट्ठा हुए 600 लोग या बाकी लोग जो हैं थर्ड स्टेट के, वही अब नेशनल असेंबली है। और उन्होंने शपथ ली कि वो तब तक वहां से नहीं हटेंगे जब तक कि वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते हैं, और फ्रांस के जो किंग है उसका पावर को लिमिट नहीं कर देते हैं। ठीक है, सो ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा इवेलुएट द कंट्री साइड। तो क्वेश्चन हमने 14 देख लिया। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि कंट्री साइड में तो होता है गांव वगैरह, रूरल एरियाज। ठीक है, रूरल एरिया में क्या क्या था, क्या हुआ था, ये हम देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहला है कि इन द कंट्री साइड र्यूमर स्प्रेड फ्रॉम द विलेज had hired a band of brigades who were on the way to
peasants in several districts seized the hoes and pitchforks and attacked. तो क्या हुआ कि जब इनको ये पता चला कि ऐसा ऐसा किंग ने आई मीन लैंडलॉर्ड ने डिसाइड कर रखा है कि उन्होंने गुंडे को हायर किया और बोला है कि जाओ जा जो पीजेंट्स हैं उनके किसान हैं उनके क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दो। वो भी उनके पास हैं आई मीन वेपन्स थे रूडिमेंट्री वे में, जैसे कि फावड़ा वगैरह ये सब चीज़, उसको लेके उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। चीटैक्स मतलब होता है जहाँ पे ये लॉर्ड रहते थे, उनका घर है। दे लूटेड होर्डेड ग्रेन्स एंड बर्न डॉक्यूमेंट कंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ मेमोरियल ड्यूज। तो उन्होंने क्या किया कि जो उनके जो गोदाम थे उन पे अटैक कर दिया, अटैक करके सारे ग्रेन्स लूट लिए और जो भी रिकॉर्ड था कौन कितना ड्यू किसका बाकी है ये सब चीज को उन्होंने जला दिया। ए लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स फ्लेड फ्रॉम देयर होम्स एंड मेनी ऑफ देम माइग्रेटेड टू नेबरिंग कंट्रीज। तो वो क्या हुआ कि बहुत सारे लॉर्ड जो थे वो डर गए किसानों के इस रवैये से और वो भाग के चले गए और वहां पे जाके उन्होंने शेल्टर लिया। ठीक है, सो एक्सप्लेन एनी 5 फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 फ्रेम्ड बाय द नेशनल असेंबली। अब मैंने बताया था कि जो टेनिस कोर्ट से लोग जो हटे थे वहां से, वो लोग सॉरी जो जो 600 लोग वहां से आई मीन स्टेट जनरल का जो मीटिंग हुआ था वहां से निकल के जाकर टेनिस कोर्ट में रुक गए थे और उन्होंने वहां शपथ खाई थी कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते तब तक वहां से हटेंगे नहीं और जब तक पावर को लिमिट नहीं करते मोनार्क को वो वहां से नहीं हटेंगे। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया था वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या था? देखो, इट डिक्लेयर्ड फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। देखो अब उन्होंने बोला कि फ्रांस जो है सिर्फ मोनार्की नहीं है, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा और किंग इस कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे रूल करेगा, ना कि अपनी मर्जी से। और ये कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था? आम लोगों ने बनाया था। तो इस तरह से किंग के पावर को लिमिट कर दिया गया कि इसके इस दायरे में रह के ही किंग काम करेगा। द पावर ऑफ द किंग वर सेपरेटेड एंड असाइंड टू द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। अब पावर जो अब किंग जो था सिर्फ नाम के लिए रह गया, मोनार्की वहां का, और सारा पावर जो था बांट दिया गया। बांट किसके बीच में? 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। ये मॉन्टेस्क्यू ने ये कंसेप्ट दिया था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एमंग 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है द लॉज वर टू बी मेड बाय नेशनल असेंबली। अब लॉ जो किंग नहीं बनाएगा बल्कि नेशनल असेंबली बनाया करेगा, वहां का पार्लियामेंट। ओनली मेन अबव 25 ईयर्स को मैंने बता दिया कि उनको वोटिंग राइट मिला। मेनी राइट्स वर गिवन टू द पीपल, बहुत सारे लोगों को भी राइट मिले। मैंने बताया था कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था, इक्वालिटी बिफोर द लॉ था, तो ये सब चीज़ से लोगों को मिला। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर्स एंड द मेंबर ऑफ द असेंबली ए मैन हैड टू बिलोंग टू हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर। अगर मान लो कि सबसे ऊपर आपको जाना है नेशनल असेंबली में, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। वोट देने के लिए तो मिनिमम टैक्स इतना था कि 3 डेज ऑफ लेबर एज ए वेज देना पड़ेगा, लेकिन और ऊपर जाना है आपको तो यू हैव टू बी हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर होना चाहिए, तभी जाके आप और ज़्यादा आगे मिनिस्टर्स नेशनल असेंबली में जा सकते हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। तो यहाँ पे वुमेन को कोई राइट नहीं मिला था, जो भी राइट मिला था वो मेन को मिला था, सिटीजन को मिला था। इट डिक्लेयर दैट राइट टू लाइफ, राजा के ऑर्डर से किसी को फांसी नहीं दे दिया जाएगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ओपिनियन, लोग अपना जो जो उनको लगता है अच्छा वो बोल सकते हैं, अपना ओपिनियन रख सकते हैं। इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट, ये राइट जो था अब लोगों को बाय बर्थ मिलेगा एंड इट विल नॉट बी टेकन अवे बाय एनीबॉडी इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑल्सो। सो ये सब राइट 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ के लोगों को मिला था। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1879। क्या कारण था? सो बहुत सारे कारण थे, इनफैक्ट सोशल कॉज था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, फिलोसफिकल कॉज, उसके बाद इमीडिएट कॉज। तो ये सारे हम देखते हैं कि करके। सबसे पहला हम देखेंगे सोशल कॉज, समाज, सोसाइटी क्या था। सोसाइटी आपको पता है 18वीं सेंचुरी में 3 पार्ट में बटा हुआ था, 3 स्टेट में बटा हुआ था और 3rd स्टेट को बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था एंड एक्सप्लॉइटेड बाय द नोबल्स एंड चर्च एंड किंग। तीनों एक्सप्लॉइट करते थे बाय इम्पोजिंग लॉट ऑफ टैक्सेस एंड अदर सॉर्ट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन उन्हें फेस करना पड़ता है। दूसरा जो है पॉलिटिकल कॉज, किंग लुई 16 जो था फॉलोड एंटी पीपल पॉलिसी, ऐसा पॉलिसी फॉलो करता जो लोगों के खिलाफ था
लोगों के सोच के खिलाफ था। द फ्रेंच आर्मीज वर इन्वॉल्व इन फाइटिंग कॉस्टली वार। दूसरी मतलब आपको बताया था मैंने शुरू में कि फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन कि उनका जो ट्रेजर था वो ख़त्म हो गया था। क्यों ख़त्म हो गया था? उनका जो खजाना ख़त्म हो गया था क्योंकि फ्रांस जो था बहुत ही कॉस्टली लड़ाई लड़ रहा था इंग्लैंड के खिलाफ अमेरिका में। पीजेंट्स, आर्टिसंस एंड वुमेन हु मेड अप मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वर डिनाइड एंट्री इनटू असेंबली। और पीजेंट्स को भी अलाउ नहीं था, आर्टिसंस को या वुमेन को असेंबली में अलाउ नहीं था। तो ये पॉलिटिकल कारण है जिसकी वजह किंग के समय मोनार्की में खुश नहीं थे। इकोनॉमिक था, लॉन्ग ईयर ऑफ वार हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। आपको पता था कि बहुत सालों से फ्रांस जो था इंग्लैंड के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था अमेरिका में, अमेरिकन कॉलोनीज को फ्री कराने के लिए, जो कि ब्रिटिश के अंडर में था, जिससे कि ब्रिटिश इकोनॉमिकली वीक हो जाए। और इसकी वजह से भी बहुत पैसा लग गया था उसमें। लॉट ऑफ मनी वाज स्पेंड ऑन मेंटेनिंग किंग कोर्ट। किंग का कोर्ट भी बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंट था, बहुत ही खर्चीला था, उसको मेंटेन करने के लिए बहुत पैसा लगता था। पीपल वर बीइंग हैविली टैक्स टू मीट द स्टेट एक्सपेंसेस। और लोगों को बहुत तरह के टैक्स देने पड़ते थे, स्टेट को टैक्स देना पड़ता था, इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करता था। उसके बाद स्टोरेज ऑफ फूड कॉज बाई बैड हार्वेस्ट। अगर मान लो शॉर्टेज, जब जब फसल खराब होता था तो उस समय जो फूड की कमी हो जाती थी और इससे लोग जो थे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। ये इकोनॉमिक कारण है। नेक्स्ट है फिलोसॉफिकल कॉज। आपको पता है कि रूसो, लॉक्स, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, इन्होंने ये समझाया कि जो भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, उन्हें फ्रीडम मिलना चाहिए, उन्हें उन्हें लड़ना चाहिए अपने हक के लिए, इक्वालिटी के लिए, लिबर्टी के लिए। और ये भी लोगों को इन्फ्लुएंस किया किंग के खिलाफ जाने के लिए। इमीडिएट कॉज जो था आपको पता है, मैंने बताया था कि ड्यू टू राइज ऑफ प्राइजेज पीपल वर नॉट इन कंडीशन टू अफोर्ड ब्रेड। धीरे धीरे आई मीन हर चीज़ का दाम बढ़ना शुरू हो गया। ब्रेड जो था वहाँ का मेन खाना है, स्टेपल फूड है, इसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, गरीब लोग उसको खरीद नहीं पा रहे थे। देयर स्प्रेड द र्यूमर इन द कंट्री साइड दैट लॉर्ड्स ऑफ मैनर आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय पीपल्स राइट क्लॉथ। और ये भी था कि ये अफवाह फैल गया कि जो मैनर मैनर मतलब होता है लॉर्ड जो थे, उनके लोग जो थे वो किसानों के पके हुए क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने आ रहे हैं। तो उन्होंने उनके खिलाफ सारे पीएम जो थे मिलके अटैक करने लगे। सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द रिवोल्ट आई मीन रेवोल्यूशन ऑफ 89। ठीक है। So mention any 5 symbols which came up during the French Revolution and explain their significance. तो ये है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय कुछ सिंबल्स लोगों ने यूज किया, रेवोल्यूशनरी ने यूज किया। ये सिंबल क्या था और उसका क्या मतलब था, हम इसे ये क्वेश्चन में हमें बताना है। द ब्रोकन चेन, ब्रोकन चेन मतलब टूटा हुआ चेन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। दी चेन्स वर यूज टू फिटर स्लेव्स। आमतौर पे ये चेन जो यूज किया जाता है गुलामों को बांधने के लिए, और इसका टूटना मतलब होता है कि उनका फ्री होना। ठीक है। नेक्स्ट है द बंडल ऑफ रॉड और फैसेस। ठीक है, क्या है बंडल ऑफ रॉड? तो ये एक्चुअली स्ट्रेंथ शो करता है, यूनिटी शो करता है। स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, कि अगर अगर रेवोल्यूशनरी यूनाइट होकर है तो वो लोग उनको कोई तोड़ नहीं सकता है। ठीक है। सो आईज विद इन अ ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट। सो ठीक है। सो ऑल सीइंग आईज स्टैंड फॉर नॉलेज। यहाँ पे इसका मतलब नॉलेज होता है कि वो आँख जो 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 सब कुछ देखता है और सब कुछ जानता है। स्नेक बाइटिंग इट्स नेल टेल टू फॉर्म ए रिंग। तो स्नेक है जो अगर अपने टेल को, अपने पूंछ को काट रहा है, और ये क्या शो करता है? सिंबल ऑफ इटर्निटी, कि हमेशा ये कंटिन्यूअस चलता ही रहेगा। ठीक है। इटर्निटी मतलब दैट विल कंटिन्यू फॉर एवर। सो रेड फायरेजिन कैप, ये क्या था? इट वॉज वर्न बाई स्लेव्स अपॉन बिकमिंग फ्री। तो जब कोई भी स्लेव गुलाम फ्री होते थे तो वो लोग इस तरह का कैप पहनते थे। नेक्स्ट है ब्लू वाइट रेड, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? नेशनल कलर ऑफ फ्रांस। और द विंग्ड वुमेन, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ। तो ये लॉ को शो करता है। द लॉ टेबल क्या है? द लॉ बुक जो है, जो कि दैट प्रोवाइड और लॉ अप्लाई टू एवरीबॉडी इक्वली। ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें क्या है कि फ्रेंच एबोलिशस मोनार्की एंड बिकम रिपब्लिक।
सो मोनार्की और रिपब्लिक में क्या फर्क होता है पहले हम समझते हैं। मोनार्की मतलब किंग, राजा, और ये एब्सोल्यूट पावर एंजॉय करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ रिपब्लिक मतलब होता है कि जहां पे हेड ऑफ द स्टेट जो होता है, हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड बाय द पीपल होते हैं। क्या है? इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है, उसको बोलते हैं हम रिपब्लिक। सो नेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल क्लब दैट वाज फॉर्म्ड इन फ्रांस टू कैरी ऑन पॉलिटिकल रिफॉर्म। सो कौन सा क्लब फॉर्म हुआ था पॉलिटिकल रिफॉर्म लाने के लिए, सुधार लाने के लिए, चेंजेस लाने के लिए? तो जैकोबियन क्लब था। कौन था हम इसके बारे में देखेंगे अभी। हु वर सैन कल्ट्रोर्स। देखो, जैकोबियन केम टू बी नोन एज सैन कोल्टोर्स, लिटरली मीनिंग दोज विथ नी ब्रीचेस, यानी कि इन लोग का जो जो कपड़े पहनते थे, जो पैंट्स पहनते थे, वो नी तक, घुटनों तक होता था। ये इसी को बोलते हैं सैन, मतलब होता है नो या लेस क्लोथ, ठीक है। कोल्टोर्स मतलब क्या होता है? क्लोथ, तो कम कपड़े पहनने वाले लोग थे। ये रिप्रेजेंट करता था कि वो लोग बहुत गरीब थे। विच वाज द मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म ऑफ जैकोबियन। जैकोबियन क्लब जब पावर में आया था वहाँ पे, जिसका लीडर था मैक्सिमिलियन रोबोस्फियर, तो उसने कुछ चेंजेस लेके आए थे फ्रेंच सोसाइटी में। सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस जो था, या सोशल रिफॉर्म हम बोल सकते हैं उसको, था कि स्लेवरी खत्म कर देना। जो गुलामगिरी था या स्लेवरी था, उसको जैकोबियन ने खत्म कर दिया था। अगेंस्ट होम डिड फ्रेंच वेज वार इन 1792। 1792 में फ्रांस ने किसके साथ लड़ाई शुरू किया था? देखो, वार वाज वेज्ड अगेंस्ट प्रूशिया, जर्मनी को पहले प्रूशिया बोलते हैं, ऑस्ट्रिया, बिकॉज द मोनार्क ऑफ दीज कंट्रीज वर सीक्रेटली हेल्पिंग फ्रेंच मोनार्क टू री एस्टैब्लिश मोनार्की इन फ्रांस। आपको पता है कि 1789 में वहां पे क्या हुआ था? फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था और मोनार्क को हटा दिया गया था। मोनार्क को वहां से हटा दिया गया था और कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की लेके आया गया था। लेकिन मोनार्क अभी भी दूसरे कंट्री जहां पे राजा था उससे मदद मांग रहा था। जैसे कि प्रूशिया में राजा था, ऑस्ट्रिया में राजा था, इन दोनों से जो किंग ऑफ फ्रांस था वो हेल्प मांग रहा था और दोबारा से पावर में आने की कोशिश कर रहा था प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के आर्मी के थ्रू। इसीलिए फ्रांस ने, जब तक ये मदद दे पाए, उससे पहले ही फ्रांस ने उन दो कंट्रीज पे वार डिक्लेयर कर देता है, ठीक है। व्हाट सॉर्ट्स ऑफ क्लोथ वर वॉर्न बाय जैकोबियंस। तो जैकोबियन यूज्ड टू वेयर लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउजर्स, ट्राउजर्स पहनते थे और रेड कैप पहनते थे। और ये ट्राउजर हाफ पैंट से थोड़ा बड़ा होता था और फुल पैंट से कम हुआ करता था। सो हम इसको नी तक ही पहनते थे वो लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज गुलिटाइन एंड हु इन्वेंटेड इट। तो गुलिटाइन होता था क्या? गुलिटाइन एक डिवाइस था, एक 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 इंस्ट्रूमेंट था कंसिस्टिंग ऑफ टू पोल्स, जैसे एक ये पोल हो गया और एक ये पोल हो गया, ठीक है। एंड ए ब्लेड विथ विच ए पर्सन वाज बिहेडेड। और इस तरह से इससे ये यहाँ पे लोग खड़ा कर देते थे और वो आता था, इस तरह से हेड को कट कर देता था। तो इसको इसी को बोलते हैं गुलिटाइन। फांसी देने का एक तरीका था, फांसी नहीं, इवन बिहेडिंग, सर को काट देना, धड़ से अलग करना। डॉक्टर गुलिटाइन ने इसको इन्वेंट किया था, ठीक है। सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इंपॉर्टेंट चेंजेस अकर्ड इन फ्रांस ऑन 21 सितंबर 1792। तो ऑन 21 सितंबर 1792 मोनार्की वाज अबॉलिश, यानी कि राजा सिस्टम खत्म कर दिया गया वहां पे, और करने का फ्रांस को रिपब्लिक। रिपब्लिक मैंने बताया कि जहां पे हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, देन दैट इज कॉल्ड रिपब्लिक। तो रिपब्लिक सेटअप कर दिया गया था और मोनार्की को हटा दिया गया था। व्हाट वाज मार्सिलिस इन फ्रांस। मार्सिलिस क्या था? देखो, मर्सिलिस वाज ए पेट्रियोटिक सॉन्ग। जैसे हमारे यहाँ पेट्रियोटिक सॉन्ग जो है जनगण मन है, नेशनल एंथम है, ये सारे पेट्रियोटिक सॉन्ग है। उसी तरह से मर्सिलिस एक पेट्रियोटिक सॉन्ग था, देशभक्ति गाना था फ्रांस में, कंपोज बाय रोजर डी लेस्ली, ठीक है। रोजर डी लेस्ली ने इसको कंपोज किया था। 1 नंबर क्वेश्चन आ सकता है। और यही बाद में जाके नेशनल एंथम बन जाता है फ्रांस का, ठीक है। हु वाज द लीडर ऑफ जैकोबियन क्लब इन फ्रांस? मैक्सिमिलियन रोबोस्फियर। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, सो इसको करना है याद आपको। मैक्सिमिलियन रोबोस्फियर वाज द लीडर ऑफ जैकोबियन क्लब। विच पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ फ्रांस इज नोन एज रेन ऑफ टेरर। इसको रीजन नहीं बोलते हैं, रेन बोलते हैं, रेन ऑफ टेरर बोलते हैं। टेरर मतलब आतंक।
आतंक का शासन था ये। क्यों आतंक का शासन था हम देखेंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है। सो द पीरियड ऑफ 1793 टू 1791, सिर्फ एक साल तक ये रूल किया था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने, और उस पीरियड को हम रेन ऑफ टेरर के नाम जानते हैं। क्यों? रीजन ये है, पहला है कि रोबेस्पियर फॉलोड पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। इसने बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखा हर चीज़ के ऊपर, और जो लोग भी दोषी पाए जाते थे उनको पनिशमेंट दिया जाता था। सो ऑल दोज हुम ही सॉ एज बीइंग एनिमीज ऑफ रिपब्लिक, रिपब्लिक मतलब जो गवर्नमेंट था वहाँ का, जिसमें राजा सिस्टम का कोई रोल नहीं था, अगर कोई भी रिपब्लिक के खिलाफ, रिपब्लिक मतलब स्टेट के खिलाफ था, ऐसे लोगों को अरेस्ट किया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था, और उसे रेवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल कोर्ट होता है, उसे ट्राई किया जाता था। अगर वो गलती पाया जाता था तो उसे पनिशमेंट दिया जाता था बैडली। वेरी हार्श लॉज वर पास, होते बहुत कठोर कठोर लॉ पास किया, हार्श लॉ पास किया उन्होंने। पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू सेल देयर ग्रेन्स एट फिक्स प्राइस इन द सिटी, और पीजेंट को बोला गया कि तुम अपना जो भी ग्रेन तुम उगा रहे हो उसको शहर में बेचो, और वो भी उस प्राइस पे जो कि गवर्नमेंट फिक्स करता था। ठीक है। चर्चेज को बंद कर दिया गया और उसके जगह पे उन्होंने बैरक एंड ऑफिस बना दिए। तो इस तरह से ये जो 1789 से पहले जो जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन था उसको भी अटैक किया था इसने। अल्टीमेटली रोबेस्पियर हिमसेल्फ वाज गुलिटन्ड एज ही परस्यूड हिज पॉलिसी सो रूथलेसली दैट हिज ओन पीपल टर्न अगेंस्ट हिम। उसने अपने पॉलिसी को इतना रूथलेसली, मतलब कि अगर कोई भी उसको अपोज करता था उसको पनिशमेंट देता था, उसे जेल डाल देता था, उसे मार देता था। तो इस तरह से उसके लोग ही उसके खिलाफ हो गए, एंड फाइनली ही वाज अरेस्टेड एंड गोलिटेंड, उसको भी एक तरह से सर काट के उसको पनिशमेंट दिया गया। ठीक है। डिस्क्राइब द राइज ऑफ नेपोलियन एज ए एम्परर, तो नेपोलियन किस तरह से वहाँ का राजा बनता है और उसने क्या क्या रिफॉर्म लेके आता है नेपोलियन, ये भी हम पढ़ें इसके अंदर। सो फ्रांस वाज रूल्ड बाय डायरेक्टरी। आपको पता है कि रोबेस्पियर जब था उसके खत्म होने के बाद 1794 के बाद वहाँ पे डायरेक्टरी आता है। डायरेक्टरी मतलब क्या होता है कि पावर, ऐसा लोगों को लगता है कि पावर एक एक इंसान के पास नहीं होना चाहिए क्योंकि वो मिसयूज करता है, जैसे कि किया था। तो उन लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो 5 लोगों के हाथों में दे देते हैं, और इन 5 को हम डायरेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्टर। ठीक है। और ये 5 लोग जो थे देवर एग्जीक्यूटिव, उनके पास पावर था। तो पावर डिस्ट्रीब्यूट इनफैक्ट कर दिया गया था, जिससे कि कोई एक इंडिविजुअल पावर को मिसयूज ना करे। लेकिन ये जो थे डायरेक्टर, जो थे इसको हम डायरेक्टर बोलते हैं, और पूरा सिस्टम को डायरेक्टरी बोला जाता है। ये लोग आपस में इनका टेंशन रहता था, और लेजिस्लेटिव असेंबली जो था उसको इन लोग डिसमिस करने का पावर था, तो डिसमिस कर देते थे। तो कभी भी वहाँ पे डायरेक्टरी या डायरेक्टर्स जो थे और वहाँ का जो इलेक्टेड लेजिस्लेचर था उसमें हमेशा कन्फ्लिक्ट हुआ करता था, और इसका फायदा नेपोलियन ने उठाया और वो फाइनली वहाँ का एम्परर बन जाता है। ठीक है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, हिमसेल्फ एम्परर इन 1804 में। कब हुआ था? 1804 में। ही बिगिन टू कॉन्कर नेबरिंग यूरोपियन कंट्री, रिमूव डायनेस्टीज एंड क्रिएटेड किंगडम वर ही प्लेस्ड मेंबर ऑफ हिज ओन फैमिली। उसने क्या किया, जब नेपोलियन महाराजा बना तो उसने आस पड़ोस के कंट्रीज पे कैप्चर करना शुरू कर दिया, वहाँ पे राजा सिस्टम को हटा दिया, और वहाँ पे उसने अपने लोगों को इंस्टॉल किया, जिससे कि कंट्रोल उस पर बना रहे। नेपोलियन सॉ हिज रोल एज ए मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, ही इंट्रोड्यूस मेनी लॉज। वो अपने आप को मॉडर्नाइजर बोलता था कि यूरोप को मॉडर्न बनाना चाहता था, एंड इस इमेज को पूरा करने के लिए उसने लेके आए। ही इंट्रोड्यूस मेनी लॉज। क्या क्या लॉ उसने इंट्रोड्यूस किया था? द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी हमेशा से वहाँ पे इशू रहा है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जो सोशलिस्ट है वो चाहते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म करना, लेकिन कैपिटलिस्ट जो है वो चाहते थे, या लैंडेड क्लास के लोग होते थे, ऐसे लोग चाहते थे, रिच क्लास के लोग चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म ना हो। इवन नेपोलियन सपोर्ट किया प्राइवेट प्रॉपर्टी को। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर, तोलने का एक ही वेट्स एंड मेजर लाया गया जो कि पूरा फ्रांस में यूज किया जाएगा, डेसिमल सिस्टम के थ्रू था। इनिशियली मैनी, अब जैसे आपको बताया कि मैंने उसने जैसे जब पावर में आया तो आस पड़ोस के कंट्रीज पर अटैक करना शुरू कर दिया। तो लोग जब जैसे मान लो कि ठीक है,
और फ्रांस के ऑस्ट्रिया है, प्रुशिया है, इस तो ये प्रुशिया अटैक करके यहाँ राजा को हटा दिया, हटा के वहाँ पे नए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लेके आया। तो लोगों को लगा कि ये अच्छा कर रहा है, लोगों को लगा कि ये नेपोलियन हमारे कंट्री में आके मोनार्की उनकी भूल थी। बाद में उनको रियलाइज हुआ कि नेपोलियन इनफैक्ट यहाँ पे अपने लोगों को बैठा रहा है और वो कंट्रोल करना शुरू कर रहा है। कैसे देखो, इनिशियली मैनी सॉ हिम एज ए लिबरेटर, लिबरेटर तो फ्री करने वाला। जो दूसरे कंट्री के लोग थे जहाँ पे नेपोलियन अटैक किया, उनको लगा कि नेपोलियन हमें फ्री करने आ रहा है, हु वुड ब्रिंग मोर फ्रीडम टू पीपल। बट सुन नेपोलियन आर्मी वाज सीन एज ए इन्वेडिंग फोर्स। लेकिन धीरे धीरे लोगों को पता चला कि नहीं, इन लोग हमें कैप्चर करने आ रहे हैं। ठीक है। Many measures of Napoleon, like the idea of liberty and modern law that he spread to different part of Europe, had lasting impact on the people long after Napoleon had gone. तो उसने जो लिबर्टी, फ्रीडम की बात करी थी, मॉडर्न लॉ की बात करी थी, ये नेपोलियन जाने के बाद भी यूरोपियन कंट्रीज में रहा और एक तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस करता रहा। ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, वाई वर रोबोस्फियर गुलिटन। तो आपको पता है रोबोस्फियर कौन था? मैक्सिमिलियन रोबोस्फियर, जो कि आपको पता है कि ये 1793 से 94 तक रूल किया था और इसने बहुत सारे चेंजेस लेके आए थे। लेकिन इसको गुलिटन कर दिया गया, इसके सर पनिशमेंट दिया गया और इसको सर अलग कर दिया गया। क्या कारण था? रोबेस्पियर इम्प्लीमेंटेड हिज पॉलिसी सच ए हार्श मैनर दैट इवन ही सपोर्टर वेंट अगेंस्ट। इसने अपने पॉलिसी को जो भी समझता था इतना बुरी तरह से उसने इम्प्लीमेंट किया कि जो भी इवन इसके पार्टी के लोग ही उसको सपोर्ट नहीं करने लगे। ही राशन मीट एंड ब्रेड, उसने बोला कि इतना ही मीट मिलेगा, इतना ही ब्रेड मिलेगा। मतलब एक लिमिट डाल दिया कि कोई ज़्यादा नहीं खरीद सकता है, सो दैट एवरीबडी कुड गेट ब्रेड एंड मीट। देयर वाज मैक्सिमम सीलिंग ऑफ वेजेज एंड प्राइजेज। सीलिंग मतलब मैक्सिमम लिमिट पुट कर दिया गया कि आप इससे ज़्यादा में सामान नहीं बेच सकते हो, इससे ज़्यादा वेज नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। तो इस तरह से वो कंट्रोल करना शुरू किया। अच्छा था ये, नो डाउट। ये बेसिकली गरीबों को पॉइंट ऑफ व्यू में रख के, जिससे कि गरीब को भी ब्रेड मिले, मीट मिले, वेजेज वगैरह सबको मिले, प्राइजेज ज़्यादा ना हो। ऑल सिटीजन्स हैड टू ईट प्लेन व्हीट का ब्रेड जो था। ठीक है। आमतौर पे क्या था कि कॉस्टली व्हीट का जो ब्रेड बनता था उसको बैन कर दिया उसने। एक ही तरह का व्हीट का ब्रेड बेचने के लिए मजबूर किया, जिससे कि कोई ये ना सोचे कि वो अच्छा खाना खा रहा है या खराब खाना खा रहा है। सबको एक ही तरह खाना, एक ही तरह का होलसम व्हीट का ब्रेड खाना पड़ता था। चर्चेज को बंद कर दिया गया और उस बिल्डिंग को कन्वर्ट कर दिया उसने मिलिट्री के सामान रखने के लिए या ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया। फाइनली ही वाज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट इन जुलाई 1794, अरेस्टेड, और उसको नेक्स्ट डे उसको गुलिटन कर दिया गया। तो इस तरह से उसका जो पॉलिसी था वो उतना रूथलेस था बहुत ज़्यादा, और जो भी नहीं मानता था उसको पनिश करता था। इवन उनके लोग जब उसको अपोज करने लगे तो इवन दे वर आल्सो पनिश। सो फाइनली ही वाज अरेस्टेड एंड कन्विक्टेड बाय कोर्ट एंड नेक्स्ट डे ही वाज गुलिटन। ठीक है। तो हाउ डिड जैकोबियन केम टू पावर? अब जैकोबियन मैंने बताया था एक क्लब था। वैसे तो फ्रांस में बहुत सारे क्लब थे, रिच लोगों का क्लब था, वुमेन का क्लब था, इवन पुअर लोगों का क्लब था। जैकोबिन एक गरीब पुअर लोगों का क्लब था। ठीक है। पुअर लोगों का क्लब था। सो एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट ओनली टू रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। मैंने बताया था जो टैक्स उनको राइट टू वोट था। सो द पुअर सेक्शन वर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट ऑफ द रेवोल्यूशन। तो जो 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया नहीं थे, क्योंकि उनको राइट टू वोट नहीं दिया गया था। ठीक है। सो एज ए रिजल्ट मेनी पॉलिटिकल क्लब्स वर फॉर्म्ड टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसी एंड प्लान देयर ओन फॉर्म्स ऑफ एक्शन। उसी तरह से बहुत सारे क्लब मतलब एक तरह से ग्रुप बनाए गए। क्लब मतलब यहाँ पे पार्टी वाला क्लब नहीं, ग्रुप बनाए गए, और वो ग्रुप जो था अलग अलग सोच का ग्रुप था। उसमें से एक ग्रुप था जिसका नाम था जैकोबियन क्लब। ठीक है। जो खुश नहीं था 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन थे, क्योंकि 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन जो था
राइट टू वोट या पॉलिटिकल राइट सिर्फ रिच सेक्शन को मिला था, ना कि पुअर सेक्शन को, ठीक है। ही प्लान्ड रिवोल्ट ऑफ पीपल ऑफ पेरिस व्हेन हु वर एंग्री ड्यू टू फूड शॉर्टेज एंड हाई प्राइस। देखो जो वहाँ पर फ्रांस का कैपिटल पेरिस था, वहाँ पे क्या था कि फूड शॉर्टेज था बहुत ज़्यादा, और प्राइजेस बहुत हाई थे। फूड था लेकिन बहुत महंगे मिल रहे थे, लोग खरीद नहीं पा रहे थे, लोग गुस्सा थे। और उसने एक रिवोल्ट प्लान किया, किसने? जैकोबियन क्लब के जो लीडर था मैक्सिमिलियन रोबोस्फियर ने। दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ ट्यूलेट्रीज एंड हेल्ड द किंग हॉस्टेज फॉर सेवरल आवर्स। उसने क्या किया, वहाँ पैलेस था, उस पैलेस को अटैक किया और वहाँ पे किंग को एक तरह से बंधक बना लिया। हॉस्टेज मतलब बंधक बनाना, ठीक है। इलेक्शंस वर हेल्ड फॉर, उसके बाद इलेक्शन हुआ। फ्रॉम नाउ ऑल द मेन अबव 21 को राइट टू वोट मिल गया। और इस तरह से दे ऑल्सो पास मेनी लॉज दैट इम्प्रूव द लाइफ ऑफ द वुमेन। तो जो नया गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे लॉ बनाए, और अब राइट टू वोट भी मिल गया सबको, सबको मतलब 21 साल से ऊपर को, और ऐसा कोई प्रॉपर्टी एज ए क्राइटेरिया देने के लिए। सो द न्यूली इलेक्टेड असेंबली कॉल्ड कन्वेंशन। अब जो नया इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद जो वहाँ का पार्लियामेंट बना उसको हम नेशनल असेंबली नहीं बोलते हैं। 7 पार्लियामेंट था, असेंबली था, उसको हम बोलते हैं नेशनल असेंबली, लेकिन अब इसको कन्वेंशन बोला जाने लगा रोबोस्फियर के समय। इट एबॉलिशेस द मोनार्की और डिक्लेयर फ्रांस एज ए रिपब्लिक। तो यही जो नया गवर्नमेंट था रोबोस्फियर हुआ, उसने क्या किया, मोनार्की खत्म कर दिया और रिपब्लिक लेके आया, जिसके बारे में मैंने पहले बताया था, ठीक है। सो हु वाज रोबोस्फियर मेंशन इन 4 मेजर्स टेकन बाय हिम टू मेक हिज गवर्नमेंट इफेक्टिव। तो रोबोस्फियर कौन था, और उसने क्या क्या स्टेप उठाया था जिससे कि उसका गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए, अच्छा हो जाए। मैक्सिमिलियन रोबोस्फियर वाज अ लीडर ऑफ जैकोबियन क्लब, ठीक है, ये तो मैंने बताया था जैकोबियन क्लब के बारे में, उसका लीडर था। विच वाज मोस्ट सक्सेसफुल पॉलिटिकल क्लब फॉर्म्ड इन 7। आफ्टर द एबोलिशन ऑफ मोनार्की ही रीनेम्ड द वर्चुअल रूलर ऑफ द फ्रांस रिपब्लिक फ्रॉम 1793 टू 1794। इसने क्या किया, मोनार्की तो हटा दिया, मोनार्की हटाने के बाद अपने आप को लीडर डिक्लेयर कर दिया, अपने आप को रूलर डिक्लेयर कर दिया, और रूलर डिक्लेयर करने के बाद लोगों को सप्रेस करना शुरू किया। ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल। उसने कंट्रोल किया हर चीज़ को, जो नहीं मानता था या गलत करता था उसको पनिशमेंट मिलता था उसने। और उसी के पीरियड जो था, इस पीरियड जो 1 साल का दौरान था, इसको हम बोलते हैं रेन ऑफ टेरर। क्या बोलते हैं इसको? द रेन ऑफ टेरर, आतंक का शासन। और क्या था, क्यों था, ये सारे मैंने आपको पहले बता रखा है, ठीक है। नेक्स्ट, ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है पिछले क्वेश्चंस में। नेक्स्ट है, और इसी ये सब कारण की वजह से उसे गुलटेन कर दिया गया। व्हाट मेजर्स वर टेकन बाय रोबेस्पियर टू ब्रिंग इक्वालिटी इन द फ्रांस। आपको मैंने बताया था कि उसने एक ही तरह का प्राइजेज जो था उस पर सीलिंग लगा दिया था कि इससे ज़्यादा पे सामान नहीं बेच सकते हो। वेजेज इतना देना ही देना है, उस पर भी एक तरह से उसने डिक्लेयर किया था कि एवरीबडी हैज़ टू पे वेज दैट इज फिक्स बाय गवर्नमेंट। मीट और ब्रेड जो था, और राशन का, राशन मतलब क्या होता है कि सिर्फ इतना ही मिलेगा आपको। सो तो इस तरह से पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है हर लोगों को ब्रेड और मीट मिलने के लिए। प्राइजेस फिक्स कर दिए थे। पीजेंट्स वर फोर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू सिटीज एंड सेल एट द प्राइस फिक्स बाय गवर्नमेंट। तो ये भी एक उसने, जिससे कि मार्केट में चीज़ आए और सप्लाई आए, जिससे कि प्राइस कम हो। द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वाज फॉरबिडन। तो अब क्या था कि ज़्यादा महंगा ब्रेड आटा जो था वो यूज़ करना नहीं था, और हर जन को एक ही तरह का ब्रेड खाना पड़ता था, लोफ मेड ऑफ होल व्हीट, ठीक है। ये स्टेप उसने इसलिए उठाया था क्योंकि वो इक्वालिटी लाना चाहता था। इक्वालिटी वाज आल्सो ब्रॉट टू बी प्रैक्टिस थ्रू स्पीच। देखो, बोलने में भी आपको इक्वालिटी दिखना चाहिए। इंस्टीट्यूट ऑफ, पहले जो था वहाँ पे मॉन्सियर बोला जाता था, सर या मैडम बोला जाता था, लेकिन अब इस सर और मैडम की जगह पे ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन वर हेंस फोर्थ रेफर टू एज सिटियोन, मतलब सिटीजन बोला जाने लगा अब, ठीक है। और सिटियोनी, तो इस तरह से एवरीबडी वाज रेफर टू एज ए सिटीजन, ये मेल के लिए होता था और ये फीमेल के लिए होता था। तो इस तरह से अब ऐसा नहीं कि सर और मैडम, यानी कि ओनली नोबेलिटी को ही रेफर किया जाएगा स्पीच में। इवन एवरीबडी विल बी इंक्लूडेड बाय टेलिंग दैट द सिटीजन्स
मेल एंड फीमेल जो थे उनको, उनके बारे में। चर्चेज को बंद कर दिया उसने और उसको बैरक में कन्वर्ट कर दिया। तो ये सारे स्टेप उसने उठाया था स्पेशली सोसाइटी में इक्वालिटी लाने के लिए। तो नो डाउट बहुत सारी चीज अच्छा भी था इसमें। विच पीरियड ऑफ फ्रेंच हिस्ट्री इज नोन एज रेनेसांस, बताया मैंने 1 साल 1903 से 94, 1793 से 94, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, क्या वुमेन को भी रेवोल्यूशन हुआ था? डिड वुमेन हैव ए रेवोल्यूशन, क्या उसका रेवोल्यूशन का फायदा औरतों तक भी पहुंचा था? नहीं पहुंचा था। देखो क्या है, राइट द नेम ऑफ द टू प्रोमिनेंट रेवोल्यूशनरी वुमेन। एक तो ओलंपिया डी गॉस और दूसरा मैडम रोलांड। ये दो थी जिसने जिसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था फ्रांस में रेवोल्यूशन लाने के लिए। वाई वर वुमेन डिसअपॉइंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1991? क्योंकि उनको पैसिव सिटीजनशिप नहीं बल्कि उनको उनको पैसिव सिटीजनशिप बना दिया गया था, उनको राइट टू वोट नहीं दिया गया था, इसलिए वो खुश नहीं थी। फेमस वुमेन क्लब कौन कौन से थे? एक तो सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी और दूसरा रिपब्लिकन वुमेन, ठीक है। तो ये याद रखना, पूछ सकते हैं to women club that was there in France. Next, explain the 5 laws introduced by revolutionary government to improve the lives of the women in France. तो जो नए गवर्नमेंट आया था वहाँ पे 1789 के बाद, वो गवर्नमेंट, सारे गवर्नमेंटों ने क्या स्टेप उठाए थे जिससे कि सके। सो इन द अर्ली ईयर्स द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस मेनी लॉज। औरतों का कंडीशन क्या क्या था? स्टेट ओन स्कूल्स वाज क्रिएटेड एंड इट वाज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल वुमेन टू स्टडी देयर। तो वो गवर्नमेंट ने स्कूल्स खोले और बोला कि हर वुमेन को जाके लड़कियों को वहाँ पढ़ना है। देयर फादर कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल। अगर वो नहीं चाहती हैं तो फादर फोर्स नहीं करते थे कि आपको शादी करना ही करना है इस लड़के से। मैरिज जो था अब एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया और इस कुड बी एंटर्ड, अब दोनों चाहे मेल या फीमेल दोनों एंटर कर सकते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में। दोनों साइन करेंगे तभी वो एंटर करेंगे एज ए मैरिज। मोर ओवर इट वाज आल्सो रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। अब हर शादी को रजिस्टर करवाना पड़ता था सिविल लॉ के अंदर, ठीक है। डिवोर्स जो था अब लीगल कर दिया गया एंड वुमेन भी इसको, मेन और वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं डिवोर्स के लिए। सिर्फ पहले मेन को अलाउ था। वुमेन को नाउ ट्रेन फॉर जॉब, अब वुमेन पढ़ लिख सकती थी, जॉब के लिए ट्रेन कर सकती थी और आर्टिस्ट या दुकान वगैरह भी खोल सकती थी, जॉब भी कर सकती थी। इस तरह से वुमेन को, वुमेन की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए रेवोल्यूशनरी बहुत सारे स्टेप उठाए थे, ठीक है। नेक्स्ट है वाई राइट अबाउट द कंडीशन ऑफ वुमेन इन थर्ड स्टेट इन फ्रांस बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। सो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले औरतों का क्या कंडीशन था, अच्छा था या खराब था? बाद में हम देखते हैं कि रेवोल्यूशन के बाद भी औरतों को कोई, यानी कि पहले भी उतना ठीक नहीं था। तो पोजीशन ऑफ वुमेन इन फ्रेंच सोसाइटी, मोस्ट ऑफ द वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग। सो थर्ड स्टेट में लोग बहुत गरीब होते थे, पीजेंट्स वगैरह, लैंडलेस लेबरर वगैरह, तो इनके इनकी औरतें भी उनके साथ काम करती थी। दे वर्कड एज ए सिमेस्ट्रेस, कपड़े बुनने का काम करती थी, लॉन्ड्री कपड़े धोने का काम करती थी, फ्रूट्स बेचती थी, फ्लावर बेचती थी, वेजिटेबल बेचती थी, और भी डोमेस्टिक मतलब घर में काम करने काम भी ये लोग किया करते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन लोग जनरली दे अर्न देयर लिविंग थ्रू देयर लेबर, अपने मेहनत करके लोग अपने घर चलाती थी, ठीक है। सो मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। आमतौर पे इन लोग जो थे एजुकेशन नहीं था, कमी था, जॉब की ट्रेनिंग नहीं था। सो ओनली डॉटर ऑफ नो, सिर्फ जो था जो धनी लोगों के लड़कियां पढ़ा करती थी, वो कॉन्वेंट में स्कूल में जाकर पढ़ती थी। गरीबों के लड़के लड़की नहीं पढ़ा करते थे। वर्किंग वुमेन हैड टू टेक टेक केस ऑफ देयर फैमिलीज, टेक केयर ऑफ देयर फैमिलीज। तो वर्किंग वुमेन जो थी बाहर भी काम करती थी, अपने घर को भी देख रेख करती थी, कुक करती थी घर में, कपड़े धोती थी, पानी लेके आया करती थी, ये सब काम किया करती थी, बच्चों को, हस्बैंड को देख रेख करती थी। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिक्स। तो हमने देखा कि पहले वुमेन का कंडीशन खराब था। तो और दूसरी बात है कि 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने भी वुमेन को कुछ नहीं दिया, तो उस लोग उन्होंने अपना पॉलिटिकल क्लब बनाया और अपने न्यूज़पेपर वगैरह में अपना डिमांड रखना शुरू कर दिया। सो द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस सम लॉज टू इम्प्रूव। तो हमने बताया ने कुछ ऐसे लॉ बनाए थे जिससे कि उनकी कंडीशन इंप्रूव हो, लेकिन अभी भी उनको पॉलिटिकल राइट नहीं मिला था।
नेक्स्ट है डिस्क्राइब द रोल ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में औरतों का क्या रोल था? देखो, वुमेन रोल इन फ्रेंच रेवोल्यूशन, दो वुमेन हैड अ लो स्टेटस इन 18th सेंचुरी फ्रेंच सोसाइटी, दे प्लेड एन एक्टिव रोल। हालांकि उनका स्टेटस उतना अच्छा नहीं था 1789 से पहले, फिर भी उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। उन्होंने अपने बात को रखने के लिए, अपने प्रॉब्लम को लोगों के सामने लाने के लिए पॉलिटिकल क्लब सेटअप किए थे, न्यूज़पेपर को यूज़ किया था उन्होंने, और इस तरह से हम देखते हैं कि उन्होंने बहुत ही एक्टिव रोल प्ले किया था। और उनका ये मानना था कि एक बार रेवोल्यूशन हो जाता है और डेमोक्रेसी आ जाता है तो उनको भी पॉलिटिकल राइट मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अबाउट 60% 60 वुमेन क्लब्स केम अप इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द फ्रांस। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी रिपब्लिकन, ये मैंने बताया, दो वुमेन क्लब थे वहाँ पे जो कि इंपॉर्टेंट थे और फेमस थे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 हैड रिड्यूस देम टू पैसिव सिटीजन। मैंने बताया था ना, उनको राइट टू वोट नहीं दिया गया था, यही सबसे ज़्यादा नाराजगी का कारण था औरतों का वहाँ पे। देयर स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट कंटिन्यू ड्यूरिंग द रेन ऑफ 93-94 में भी चलता रहा। इवन दो गवर्नमेंट बैंड देयर क्लब्स and political activity, many women were arrested and executed, and finally they got right to vote in 1946 में वोट मिला उनको, राइट मिला। 1791 की बात है जब वहाँ पे 1791 में रेवोल्यूशन हुआ था, लेकिन वोट, राइट टू वोट कब मिला था? करीब करीब 200 साल बाद मिला था उन्हें। ठीक है, तो ये था कंडीशन वुमेन का। अब स्लेवरी खत्म कर दिया गया था वहाँ पे। स्लेवरी क्या था? विच वाज द मोस्ट रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म? तो स्लेवरी जैकोबियन ने खत्म किया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है फ्रेंच सोसाइटी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर वाज द स्लेव ट्रेड स्टार्टेड फ्रांस? तो कहाँ से फ्रेंच मर्चेंट जो थे वो जाते थे बोर्डॉक्स और नाइन्टीज में टू, यहाँ से उन लोग जाते थे, ये यूरोप में पोर्ट था, यहाँ से वो अफ्रीका जाते थे और वहाँ से स्लेव को लेके आते थे और बेचते थे कैरेबियन आइलैंड में। ठीक है, एमंग होम, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। एमंग विच 3 कॉन्टिनेंट वाज स्ट्रैंगुलर? तो किस किस में था? यूरोप, ठीक है, एक तो यूरोप था, अफ्रीका और अमेरिका, ये 3 कॉन्टिनेंट जो था वो कनेक्टेड था स्लेव ट्रेड से। एक्चुअली क्या था कि यूरोप से जाते थे मर्चेंट अफ्रीका और वहाँ से स्लेव खरीदते थे एंड फिर अमेरिका में ले आके बेच देते थे कैरेबियन आइलैंड में। क्योंकि कैरेबियन आइलैंड में यूरोपियन ने बहुत सारे कॉलोनीज इस्टेब्लिश किए थे और उन कॉलोनी में उन लोग कोकोआ, शुगर केन, कॉफ़ी वगैरह उगाते थे। लेकिन वहाँ पे जैसे जैसे यूरोप में इन सारी चीज़ों का डिमांड बढ़ने लगा तो अब और ज़्यादा प्रोड्यूस करना था, लेकिन लेबर थे नहीं काम करने के लिए, तो लेबर कहाँ से लाए? यूरोपियन इस कंडीशन में काम करने को तैयार नहीं थे, तो वो अफ्रीका से स्लेव खरीद के लाते थे और कैरेबियन आइलैंड में बेचा करते थे। फाइनली स्लेवरी कब एबोलिश हुआ? 1848 में। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्कस द ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड अमंग द यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। जो मैंने अभी बताया वही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो क्या हुआ कि ट्रायंगुलर, क्यों ट्रायंगुलर बोलते हैं कि 3 कॉन्टिनेंट इन्वॉल्व था इसके अंदर। ठीक है, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड was carried during the 18th and 19th century। ठीक है, क्या था इसमें? देयर वाज ए शॉर्टेज ऑफ लेबर इन प्लांटेशन इन कैरेबियन। मैंने बताया कैरेबियन मतलब वो पार्ट, अमेरिका का वो पार्ट जहाँ पे कि यूरोपियन ने अपना कॉलोनीज डेवलप कर रखे थे और वहाँ पे उन लोग ये प्लांटेशन क्रॉप ग्रो करते थे। दिस प्रॉब्लम वाज सोल्व्ड बाय, अब वहाँ पे एक्चुअली क्या था कि वर्कर्स का रिक्वायरमेंट था लेकिन वर्कर्स थे नहीं, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूरोप से स्लेव लाया गया और इस तरह से स्लेव ट्रेड शुरू हुआ वहाँ पे। ठीक है, फ्रेंच मर्चेंट जो जाया करते थे, ये सारे पोर्ट हैं नाइन्टीज और बोर्डॉक्स के, ये मैप में भी आ सकता है आपको। ठीक है, तो ये दो फ्रेंच पोर्ट थे जहाँ से कि यूरोपियन जाते थे और वहाँ से अफ्रीकन कोस्ट तक, और वहाँ से दे यूज्ड टू बॉट खरीदते थे स्लेव फ्रॉम द लोकल चिफ्टन और ले आके उनको यहाँ बेच देते थे। स्लेव्स वर ब्रांडेड एंड सैकल, उनको बेड़िया पहना दी जाती थी, हाथ में भी बेड़िया पहना दिया जाता था। दे वर पैक्ड इन द टाइटली इनटू द शिप विच कैरीड देम टू कैरेबियन, एंड वहाँ पे वो लोग प्लांटेशन ओनर को बेच देते थे। देयर वाज ग्रोइंग डिमांड फॉर शुगर, मैंने बताया था शुगर, इंडिगो, कॉफ़ी वगैरह डिमांड बढ़ गया था
और कैरिबियन में इतना लोग थे नहीं काम करने के लिए, मार्केट और प्रोडक्शन करना था, इसकी वजह से उन्होंने लेबर का शॉर्टेज को कंपनसेट करने के लिए अफ्रीका से स्लेव खरीद के लाकर वहाँ बेचा करते थे। हाउ कुड द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी बिकम पॉसिबल इन फ्रांस, एक्सप्लेन। तो स्लेवरी के बारे में है ये क्वेश्चन कि स्लेवरी में किस तरह से फ्रांस में ख़त्म हो पाया। थ्रू आउट द 18th सेंचुरी देयर वाज लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी। आमतौर पे ना क्या था कि यूरोप में स्लेवरी को क्रिटिसाइज नहीं किया जाता था, उसको आम बात माना जाता था, ठीक है। देयर वाज लॉन्ग डिबेट इन द नेशनल असेंबली, दैट इज 1791 में डिबेट हुआ वहाँ पे, कहाँ पे, 1791 में, ठीक है। जो नेशनल असेंबली में कि क्या स्लेवरी को हटा देना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है। सो शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल सब्जेक्ट ऑफ फ्रांस इंक्लूडिंग दोज ऑफ द कॉलोनी, बट द नेशनल असेंबली could not make, हाँ, so make law fearing that it might be opposed by the business community। तो अब क्या था कि वहाँ पे डिस्कशन तो हुआ कि क्या किया जाए, क्या हम स्लेवरी को सिर्फ फ्रांस में नहीं बल्कि हर जगह जहाँ पे भी फ्रेंच का कैप्चर किया हुआ एरिया था, कॉलोनीज थे, वहाँ पे भी हटा दें। लेकिन जो नेशनल असेंबली के लोग थे, क्योंकि उस समय नेशनल असेंबली जो था रिच लोगों को रिप्रेजेंट करता था, उनको लगा कि जो बिजनेस क्लास के लोग हैं वो अपोज करेंगे और इसकी वजह से स्लेवरी को नहीं हटाया गया, ठीक है। इट वॉज फाइनली द कन्वेंशन, दैट इज जैकोबियन का जो इलेक्टेड असेंबली था, उसने एक लॉ पास किया और स्लेवरी जो था वो ओवरसीज कॉलोनी में, फ्री ऑल स्लेव्स इन द फ्रेंच ओवरसीज कॉलोनी, ठीक है। ओवरसीज कॉलोनी मतलब जो कैप्चर किया देश जो था फ्रांस का, वहाँ पे स्लेवरी हटा दिया गया। नेपोलियन, लेकिन जब नेपोलियन आया 1804 में, कब आया था, 1804 में, ठीक है। तो उस समय वो दोबारा से आई मीन स्लेवरी को री इंट्रोड्यूस कर देता, तो इस तरह स्लेवरी हटता नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कि रेवोल्यूशन इन एवरीडे लाइफ। क्या रेवोल्यूशन लाइफ पे पड़ा था या नहीं पड़ा था। सो पहला, नेम द सोशल रिफॉर्मर्स इन 19 हु रिस्पॉन्डेड टू द आइडिया ऑफ रेवोल्यूशनरी फ्रांस। तो राजा राममोहन इंडियन सोशल रिफॉर्मर थे, जो चाहते थे कि जिस तरह से फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ है और जो फ्रेंच का जो जो बेसिक आइडिया है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, उससे राजा राम मोहन राय बहुत ज़्यादा खुश थे। नेक्स्ट है, विच बैटल सील्ड द फेट ऑफ फ्रांस इन 1818। सो क्या हुआ कि बैटल ऑफ वाटरलू, जिसमें कि नेपोलियन हार जाता है और हारने के बाद उसे एक आइलैंड पे भेज दिया जाता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि जो यूरोप में डेमोक्रेसी आया था वो फिर से दोबारा से ख़त्म हो जाता है और वहाँ पे दोबारा से कंजर्वेटिव रूल्स आना शुरू हो जाता है। हु कॉन्कर्ड हिमसेल्फ एज एम्परर ऑफ फ्रांस इन 1804, तो नेपोलियन बोनापार्ट, इसके बारे में हमने पढ़ा है। डिस्क्राइब एनी 3 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑन फ्रांस, तो फ्रांस के ऊपर क्या क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन का। एक तो था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन एंडेड ऑल एब्सोल्यूट मोनार्की इन फ्रांस। तो फ्रांस में जो मोनार्की था, और सिंपल मोनार्की नहीं था, ये एब्सोल्यूट मोनार्की था, राजा जो उसके मन करता था वो करता था, तो उसको हटा देना एक सबसे बड़ा बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लेगेसी है इनफैक्ट, ठीक है। सो किंग लुई 16 नॉट ओनली रिकॉग्नाइज द न्यूली फॉर्म नेशनल असेंबली बट ऑल्सो एक्सेप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेंड में। तो इस तरह से हम वहाँ देखते हैं कि जो नया किंग था, जो पहले का ही किंग था इसको हटा दिया गया था लुई 16, वो अब ये रिकॉग्नाइज कर लिया कि वो नेशनल असेंबली ही रियल नेशनल असेंबली है या लॉ मेकिंग बॉडी है। और उसने इतना ही नहीं बल्कि जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ उसको उसने एक्सेप्ट भी किया और ये भी माना कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं जाएगा या कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा हो उसके हिसाब से ही अपना काम करेगा। सो दूसरा बात है कि फ्रेंच बिकेम कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, मैंने बताया था व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ये भी था, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि द नेशनल असेंबली पास डिक्री ऑर्डर, उसमें क्या किया गया था, ये सब चेंज लाया गया था। पहला चेंज ये था कि जो फ्यूडल ड्यूज थे, सिस्टम ऑफ ड्यूज और टैक्सेस को ख़त्म कर दिया गया था। द प्रिविलेज ऑफ नोबल्स एंड क्लर्जी वर रेस्ट्रिक्टेड, अब जो नोबल्स और क्लर्जी को फैसिलिटी या प्रिविलेज मिलता था यानी टैक्स नहीं देना होता था, ये सब चीज़, वो सब चीज़ जो है अब ख़त्म कर दिया गया। तिस जो था वो भी हटा दिया गया। उसके बाद स्टेट ओन्ड बाय चर्चेज वर कॉन्फिस्केटेड,
और जो भी स्टेट जो चर्चेज ओन करता था, चर्च के पास भी बहुत ज़्यादा ज़मीन हुआ करता था, तो इसको भी ख़त्म कर दिया गया और उनके जो एक्स्ट्रा ज़मीन को छीन लिया गया। ठीक है। द आइडिया ऑफ लिबर्टी डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये ट्रू है बात कि जो लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी जो था वो स्लोगन था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, और फाइनली जब इन स्लोगनों की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे मोनार्की हटा दिया गया और इलेक्टेड गवर्नमेंट लाया गया, तो ये और इसी तरह से बाकी सारे कंट्री में इससे इन्फ्लुएंस होके डेमोक्रेसी लाया गया था। द सेकेंड पॉइंट, द आइडिया स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू रेस्ट ऑफ द यूरोप, और बाद में धीरे धीरे 19th सेंचुरी में हम देखते हैं कि ये दूसरे जगह फैल गया। फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दिया गया, यानी कि जो लैंडलॉर्ड हुआ करते थे उनको खत्म कर दिया गया। 1971 सॉरी ये 1791 है, ठीक है। 1791 जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसने डिक्लेयर किया था राइट ऑफ द मैन एंड सिटीजन, कि कुछ राइट दिए थे मैन को, सिटीजन को, इसमें वुमेन नहीं थी। मेनी राइट्स सच ए राइट टू लाइफ, कि किसी का भी लाइफ नहीं छीना जाएगा जब तक कि वो कोई गलती नहीं करता है जिससे कि उसको फांसी दिया जाए। स्पीच और एक्सप्रेशन दिया गया, फ्रीडम, उसका फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, हर आदमी अपना ओपिनियन रख सकता है, कोई उसको अपोज नहीं करेगा, और ये सारे को हम बेसिक और इनएलिएनेबल राइट के तौर से देखते हैं। इससे एशिया अफ्रीका के बहुत सारे कंट्री भी इंस्पायर हुए थे और उन्होंने भी आज़ादी के बाद ये सारे कंसेप्ट को अपने यहाँ लाने की कोशिश करी थी। लेकिन इंडिया जो है वो प्रियम्बल उसका शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसमें लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी के बारे में भी मेंशन किया गया है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, and also press the bell icon so that you get the notification whenever any new videos are uploaded. So let us hope और कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और थैंक यू फॉर वाचिंग। थैंक यू।